अध्याय 501 अंतहीन भटकना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। आप कौन हैं? शिम्यू ने दूसरे व्यक्ति को उत्तर दिए बिना शांति से पूछा। हरे वस्त्र पहने युवक ने प्रश्न सुने और उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी आंखों की पुतलियां हरी हो गईं और उनसे हरी रोशनी दो हरी तलवारों में बदल गई। हरी तलवार चमकी और बिजली की गति से शिम्यू के सीने में जा धंसी। शिम्यू को झटका लगा और उसका शरीर एक तरफ गिर पड़ा। वह पूरी तरह से बच नहीं सका क्योंकि यह अप्रत्याशित था। हमले से उसके कंधे पर लगे घाव से खून बहने लगा। उसके कंधे पर लगे घाव से एक असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। ये दर्द उसकी आत्मा की गहराइयों में गहरा लग रहा था, इसलिए ये किसी भी सामान्य घाव से 100 गुना ज्यादा दर्दनाक था। फिर भी शिम्यू ने उस युवक के सामने खुद को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की। शिम्यू का शरीर कुछ बार चमका, फिर उसका शरीर दूसरी तरफ से कुछ 100 फीट दूर उस जगह के कोने में टेलीपोर्ट हो गया। उसने एक मंत्र पढ़ा जो आत्मा को सुकून देता है और दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। उसके चेहरे का पीलापन भी धीरे धीरे कम होने लगा। हरे रंग के युवक ने शिम्यू की ओर देखा और उसकी निगाहों से ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। शिम्यू ने एक गहरी सांस ली और अपनी पीठ से स्वर्गीय उल्कापिंड चाकू स्टोव को बाहर निकाला। उसने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और हरे रंग के युवक को घूरते हुए एक लड़ाकू मुद्रा में देखा, जैसे कि वह एक युद्ध की आशंका कर रहा हो। यह आत्मा को सुकून देने वाला मंत्र निकला। मुझे लगता है आप उस नीले वानरों के उत्तराधिकारी हैं। लगभग हजारों सालों से यहाँ कोई हलचल नहीं दिखी थी। मुझे लगा था कि वह इस जगह को पूरी तरह भूल गया है, युवक ने सहज लेकिन मजाकिया अंदाज में कहा। हजारों साल? शिम्यू ने युवक की बातें सुनी और मन ही मन सोचा, हे, जब से तुम यहाँ आए हो, क्या तुम्हें मेरी पहचान का अंदाजा नहीं है? हरे कपड़े पहने युवक ने शर्माते हुए मुस्कुराया। ओह, तुम ही हो जिसने नीले बंदर पूर्वजों के साथ शर्त लगाई थी। शिम्यू ने पलकें झपकाईं और कहा। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन जो कुछ उसके सामने घटित हो रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। नीले आकाश के अनुसार ये शर्त लगभग 1000 साल पहले लगाई गई थी। किसी की आत्मा इतने लंबे समय तक यहाँ कैसे रह सकती है? शुरुआत में तो ये सोचना ही हास्यास्पद था। किसी की आत्मा इतने सालों तक शरीर से बाहर रहने के बाद भी कैसे बिल्कुल ठीक लग सकती है? ओह, तुम सही कह रहे हो। मेरा नाम जियांग बेदाओ है। तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? उस आदमी ने पूछा। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, शिम्यू ने ठंडे स्वर में कहा। छोड़ो भी, अगर तुम अपना नाम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। खैर, मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि तुमने निषेध के 7 चरणों को कैसे पार किया। जियांग बेदाओ की आंखें अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गईं, मानो सांप हो। शिम्यू को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी पीठ सीधी हो गई है, मानो किसी विशालकाय अजगर ने उसे जकड़ लिया हो और वह अपने शिकार को देख रहा हो। बात करते हुए उसने लंबे समय से भूल भुलैया में रखे निषेध मंत्रों का अध्ययन किया था। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि निषेध मंत्र किसी जियांतियान स्तर के व्यक्ति द्वारा रखा गया था। निषेध मंत्र को तोड़ने के लिए व्यक्ति को 8 मार्गों से बिना बीच में जरा सी भी गलती किए गुजरना होगा, अन्यथा उसकी आत्मिक इंद्रिय निरंतर बदलते वातावरण में फंसकर मर जाएगी। शिम्यू अपने आध्यात्मिक जादू से भूल भुलैया के बारे में सच्चाई जानने में कामयाब रहा। हालांकि पहली नजर में 8 अंश एक जैसे लग रहे थे, फिर भी उनमें सूक्ष्म अंतर थे। ऐसी ही एक आकस्मिक घटना के दौरान उसे एक बुजुर्ग की याद आई, जिसे कभी ट्रांसेंडिंग हेवन इमोर्टल कल्ट में जियांतियान स्तर के किसी व्यक्ति ने शिक्षा दी थी। शिम्यू ने उन बुजुर्गों को निषेध मंत्रों के अनुष्ठानों और रहस्यमय परिवर्तनों के बारे में गपशप करते सुना था। अपने आध्यात्मिक जादू के साथ केवल वही निषेध के 7 चरणों को तोड़ने में सक्षम था और यहाँ पहुंचा। जिस युवक ने खुद को जियांग बेदाओ बताया, वह निश्चित रूप से भाग्यशाली था। हालांकि हर कोई अपनी आत्मा के रूप में, शायद निषेध मंत्र के कारण, वहाँ 1000 साल तक नहीं रह सकता था। फिर भी उसने दृढ़ता दिखाई और भूल भुलैया को तोड़ दिया। यह आंखें खोलने वाला और असाधारण था। ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति एक बार फिर फंस गया था और इसलिए उसकी नजर शिम्यू पर थी। उसके विचार तेजी से घूम रहे थे। मैं यहाँ कैसे पहुंचा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस वह ठंडे स्वर में बोला। आजकल के बच्चे तो व्यवहार करना ही नहीं जानते, है ना? अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो मुझे तुम्हें पकड़कर तुम पर आत्मा शिकार की कला का प्रयोग करना ही होगा। जियांग बेदाओ की आंखें बेकाबू और चमक रही थीं। उसके हाथ पकड़ते ही उसके चारों ओर हरी रोशनी फैलने लगी, जिससे शिम्यू अंधा हो गया। जैसे ही हरी रोशनी थोड़ी फीकी पड़ी, उसके हाथ में एक कटार आ गई। उसका आकार बिल्कुल अजगर जैसा था और उससे एक भयंकर आभा निकल रही थी। बिना कुछ कहे वह शिम्यू पर झपटा। उसके हाथ में पकड़ी तलवार अचानक धुएं के रंग की हरी परछाई में बदल गई और उसने शिम्यू की गर्दन पर निशाना साधा। शिम्यू की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी, जिससे वह हरे रंग की तलवार की दिशा को स्पष्ट रूप से पहचान सका। बाएं हाथ में स्वर्गीय उल्कापिंड जैसा काला लोहे का चाकू था, जिससे वह काली परछाइयों की एक किरण में बदल गया और जवाबी हमला करने लगा। जूम! दोनों लंबे हाथों वाले चाकू आपस में टकराए और चुभने वाली आवाज चारों तरफ गूंज उठी। शिम्यू ने युवक को काबू में कर लिया और उसके हाथ से कटार छूट गई। उसी समय स्वर्गीय उल्कापिंड जैसा काला लोहे का चाकू टकराया। शिम्यू के दाहिने हाथ में मौजूद काली उल्कापिंड जैसी लोहे की छड़ जमीन पर धंस गई। वह परछाइयों की परतों में बदल गई और जियांग बेदाओ के पीछे चली गई। आड़ी तिरछी परछाइयां सीटी बजा रही थीं और बिजली का उतार चढ़ाव भारी पहाड़ों जैसा था। इसने जियांग बेदाओ के सामने के स्थान को लगभग घेर लिया था। जियांग बेदाओ घबराया हुआ सा दिख रहा था।
उसकी आंखों में रोशनी की एक झलक उभर आई। जैसे ही हरी बत्ती फैली, एक बड़ी हरी परछाई तेजी से उभरी। यह एक विशालकाय अजगर की पूंछ थी, जो आकाश की परछाई से टकरा रही थी। धमाका! परछाइयों की परतें ढहती देख शी म्यू के चेहरे के भाव बदल गए। वह जल्दी से पीछे की ओर लड़खड़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजगर की पूंछ ने 7 जानलेवा परछाइयों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और यहाँ तक कि बिजली की गति से शी म्यू की छाती पर भी वार किया। पेंग! शी म्यू को बस अपने ऊपर एक जबरदस्त जोर का एहसास हो रहा था, मानो उसका शरीर टूटी हुई बोरियां हों। वह हवा में ही बेहोश हो गया और जोर से जमीन पर गिरा। उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। उसकी छाती पर का कपड़ा फट गया था और उसके नीचे सुनहरे शल्क दिखाई दे रहे थे। कुछ शल्क टूटकर भी खुल गए थे। सौभाग्य से हमले के बीच में ही टोटेम को बदल दिया गया था, अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती थी। शी म्यू जमीन से उछल पड़ा। उसका शरीर चमक उठा और उसके चारों ओर सुनहरे शल्क दिखाई देने लगे। ओह, प्राचीन बर्बर टोटेम तकनीक बुरी नहीं है, जियांग बेदाओ ने ठंडे भाव से कहा। जियांग बेदाओ के शरीर का निचला हिस्सा सांप में बदल चुका था। एक मोटी सांप की पूंछ जमीन के ऊपरी हिस्से में उलझी हुई शी म्यू की ओर बढ़ रही थी। उसी समय शी म्यू का निचला शरीर सुनहरे शल्कों से ढक गया था। उसका कुलदेवता रूपांतरण पूरा हो गया था और उसकी आभा 10 गुना बढ़ गई थी। मैं मूल रूप से तुम्हें जीवित छोड़ना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम प्राचीन बर्बर के वंशज हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जियांग बेदाओ चिल्लाया। उसका सिर सीधा हो गया और उस पर हरी रोशनी दिखाई देने लगी। अगले ही क्षण अनगिनत हरे पौधे जीवित हो उठे और हरे अजगरों में बदलकर शी म्यू की ओर दौड़ पड़े। वे सभी आकारों में आते थे, यहाँ तक कि बाल्टी जितनी मोटाई वाले भी। शी म्यू को झटका लगा और अचानक उसके दिमाग में जियांग शुई का ख्याल आया। इस महिला ने एक बार किंगलान की पवित्र भूमि के गुप्त क्षेत्र में परीक्षणों के दौरान यही तकनीक अपनाई थी। हालांकि उसकी शक्ति और ताकत हरे वस्त्र वाले युवक के स्तर की नहीं थी। विचारों के बीच सांपों की विशाल लहर अपना मुंह खोले हुए शी म्यू के सामने झपटी। शी म्यू को आश्चर्य हुआ, पर वह घबराया नहीं। उसके शरीर से एक तेज लाल रोशनी चमक उठी और उसके बाएं हाथ के एक झटके से शून्य के चारों ओर सफेद रोशनी की परतें लहराने लगीं। दरार! वह चिल्लाया और अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में भींचकर आने वाले अजगरों की ओर मुक्का मारा। एक बड़ी सफेद रोशनी आग की लहर की तरह आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला की सफेद लपटें इतनी शक्तिशाली और प्रबल थीं कि स्वर्गीय उल्कापिंड जैसा काला लोहे का चाकू भी उसकी गर्मी से पिघल सकता था। जैसे ही हरे अजगर सफेद लपटों के संपर्क में आए, वे पिघलने लगे। अजगर तड़प कर चीख भी नहीं पाते, वे धूल में मिल चुके थे। सफेद रोशनी में कई सांसों ने युवक की गुप्त तकनीक को तोड़ दिया था। हरे अजगरों का सफाया होते देख अब सिर्फ शी म्यू ही था जो पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा था। 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला का पहला वाक्यांश, मुझे पता होना चाहिए था। जियांग बेदाओ ने नाक सिकोड़ी और अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में भींच लिया। गड़गड़ाहट! उसकी बाह पर एक बड़ी सफेद लौ चमक रही थी, जो बिल्कुल शी म्यू के बाएं हाथ के समान चमक रही थी। जियांग बेदाओ द्वारा अपनी मुट्ठी के एक जोरदार प्रहार से सफेद रोशनी का एक समुद्र बन गया और जंगली आग की सफेद लपटों से टकरा गया। काबूम! 2 सफेद रोशनियां आपस में टकराईं। इस टक्कर के नीचे पहाड़ से सुनामी जैसी गड़गड़ाहट गूंजी। नंगी आंखों की सफेद पुतलियां भी हिल गईं। पूरा स्थान अंदर तक हिल गया। वह इतनी जोर से कांप रहा था कि मानो किसी भी पल ढह जाएगा। एक जोरदार धमाके के बाद दोनों सफेद रोशनियां एक साथ गायब हो गईं। उनकी शक्ति बराबर थी, इसलिए एक दूसरे के हमले का असर कम हो गया। तुम्हें 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला के बारे में भी पता है? शी म्यू दंग रह गया। चूंकि निषेध के 7 चरणों की परीक्षा केवल उन लोगों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती थी जिन्होंने 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला के पहले वाक्यांश का अभ्यास किया था। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ होगा कि जियांग बेदियाओ पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुका था। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, वह थोड़ा उदास हो गया। किस्मत साफ तौर पर उसके खिलाफ थी। उसने शुरू में सोचा था कि उसने 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला की महान शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को नुकसान से उबारने के लिए किया है, लेकिन ये देखकर कि किसी और के पास भी 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला के पहले वाक्य की ताकत है, उसकी संभावनाएं पहले से कहीं कम हो गईं। शी म्यू के विचार तीव्र हो गए जब उन्होंने विचार करना शुरू किया कि क्या अस्थायी रूप से पीछे हटना चाहिए या लड़ाई जारी रखनी चाहिए। तभी जियांग बेदाओ उसके सामने से लहराता हुआ आया। वह कुछ कदम पीछे उकड़ू बैठा था। उसके शरीर की हरी रोशनी और उसके दाहिने हाथ की सफेद रोशनी तेजी से मंद पड़ गई। बस सफेद रोशनी की एक पतली परत बची थी। ये कैसे हो सकता है? और भी कुछ हो सकता था। जियांग बेदाओ उलझन में था कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा था। ये देखकर शी म्यू को भी शक हुआ। तुरंत एहसास होने पर उसे तुरंत सब समझ आ गया। तुम भले ही बलवान हो और 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला के पहले सूत्र को सीख लिया हो, लेकिन लगभग 1000 साल से भूलभुलैया में फंसे रहना तुम्हारा पतन है। तुम्हारी आदिम आत्मा अब अपने अंत पर है। शी म्यू मजाकिया अंदाज में हंसा। उसने अपनी बाएं हाथ से, जो अभी भी सफेद रोशनी से चमक रहा था, जियांग बेदाओ की ओर तेजी से कदम बढ़ाया और आखिरी वार करने ही वाला था। सफेद रोशनी नीचे की ओर आई और एक सफेद अग्नि ड्रैगन में बदल गई, जिसके पंजे जियांग बेदाओ की ओर उड़ रहे थे। उसी समय उसके शरीर पर लाल प्रकाश पहले से कहीं अधिक चमक गया, क्योंकि क्रिम्सन एप ऊर्जा निर्माण शी म्यू में उभरा, जिससे उसे अतिरिक्त शक्ति मिली। क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट ने अपने 2 चमकते हाथों से उसे पकड़ लिया। वह एक तरह की विशाल तलवारों में विलीन हो गई और जियांग बेदाओ पर टूट पड़ी। वह ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था।
इसलिए उसने अपने सभी हमलों को एक में मिला दिया। अध्याय 502 टेस्ट की 5 पंक्तियां। नहीं, मैं उत्तरी द्वीप का दानव राजा प्राचीन बर्बर जनजाति के एक साधारण किसान से कैसे पराजित हो सकता हूँ। जियांग बेदाओ की आंखें निराशा से भरी थीं, मानो वह पागलपन की कगार पर हो। वह आसमान में उड़ गया और उसका शरीर तेज हरी रोशनी में चमक उठा और 40-50 फुट के नीले अजगर में बदल गया। उसके सिर पर 2 मूंगे जैसे सींग उगाए और पेट के निचले हिस्से में 4 उभार दिखाई दिए। हालांकि सियान अजगर का शरीर विशाल था, लेकिन उसमें ज्यादा आभा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे हराना आसान है। बाहर से तो वह मजबूत दिखता था, लेकिन असल में कमजोर था। जियांग बेदाओ, जो अब एक विशाल अजगर में बदल गया था, सफेद रोशनी से प्रभावित होकर सियान अजगर के पेट में जा गिरा। एक सफेद रोशनी की चमक के साथ अजगर का पेट जल गया। स्वूश, सफेद रोशनी उस विशाल सियान अजगर के पेट की दरार में समा गई थी। सायन रंग का विशालकाय अजगर दर्द से कराह उठा और जोर से चीखने लगा। हालांकि अपनी ठंडी आंखों के नीचे उसने तुरंत दर्द को एक तरफ धकेल दिया और मुड़कर शीम्यू को देखा। चाहे उसे कितना भी दर्द हो, उसने अपना विशाल शरीर सीधे शीम्यू पर झपट्टा मारा। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं उड़ पाया। क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट ने पहले ही उसके शरीर पर अपना असर डाल दिया था। 2 जलती हुई तलवारें नीले अजगर पर टूट पड़ीं। तलवार की लपटें लाल और सफेद दोनों तरह की लपटों से धधक रही थीं। पलक झपकते ही उन्होंने विशालकाय सांप के शरीर को 2 टुकड़ों में चीर दिया। तभी एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। आदिकालीन नरक अजगर के सिर पर टूट पड़ा। जीव का सिर हिल गया और उल्कापिंड की तरह जमीन पर गिर पड़ा। सिर के शल्क टूट गए थे और सींग भी। गिरे हुए शल्क काले और धुएं जैसे थे। प्रकाश की एक चमक में शिम्यू उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ। वह हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसका बायां हाथ तेजी से सफेद रोशनी से चमकने लगा। यह एक सफेद परछाई की तरह हो गया और उसने एक ही घूंसे से उस विशाल नीले अजगर की खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया। धमाका! सायन अजगर का सिर फट गया और उसका शरीर थोड़ा झटका खाकर बिना किसी हलचल के बेजान होकर गिर पड़ा। शीम्यू का शरीर धीरे धीरे नीचे गिरा। उसके हाथ के एक झटके से क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट और सफेद रोशनी मिलकर जानवर के पेट में समा गईं। लाश हरी रोशनी से चमक उठी और आकार में सिकुड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में वह हरे प्रकाश के असंख्य धब्बों में बदल गई, जो बाद में मानव आकार के नीले प्रकाश बिंदु में बदल गए। प्रकाश के बीच एक छोटा सा सायन अजगर था। ऐसा लगता है कि यह उसकी आदिम आत्मा का आखिरी अंश होना चाहिए। शिम्यू ने नीली रोशनी को देखा और धीरे से आह भरी। वह कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसके पीछे 7 सिर वाला एक सांप प्रकट हुआ, जो नीली रोशनी की ओर दौड़ा और उसे तेजी से निगल गया। शिम्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पीछे का कुलदेवता थोड़ा हिलने लगा। सांप की परछाई कांप उठी और रुक गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और जैसे ही सुनहरी रोशनी बिखरी, उसने अपना सिर हिलाया। जैसे ही कुलदेवता निकला, 7 सिर वाले सांप की परछाइयां उसके शरीर में विलीन हो गईं। जियांग बेदाओ निस्संदेह जियान तियान स्तर का था। हालांकि लगभग 1000 वर्षों तक इस चक्रव्यूह में फंसे रहने से उसकी आदिम आत्मा क्षीण हो चुकी थी। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला का उपयोग करने के लिए अब बहुत कम समय बचा था। उसकी आदिम आत्मा का अंतिम बिंदु समाप्त होते ही वह तुरंत मर गया और लुप्त हो गया। शिम्यू ने राहत की सांस ली और अपनी भावनाओं को शांत किया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया और आगे के 8 अंशों पर नजर डाली। उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी और उसके मुंह से एक शब्द निकला था जो बहुत सोच समझकर कहा गया था। लगभग 1 दिन बाद शिम्यू की आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी जब उसकी नजर सबसे दाहिनी ओर वाले चैनल पर पड़ी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसमें कदम रख दिया। जैसे ही उसने आगे जाने वाले सुनहरे मार्ग पर पैर रखा, उसके चारों ओर प्रकाश चमक उठा। शिम्यू का दिल हल्का हो गया। पिछले अनुभव के अनुसार ये चुनाव सही होना चाहिए। मन ही मन यही सोचते हुए वह आगे बढ़ा। आधे घंटे बाद उसके सामने एक काला निकास द्वार था। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक परिवर्तन हुआ। सामने के चैनल में अनगिनत सुनहरी रोशनियां थीं। जैसे जैसे ये रोशनियां नीचे गिरती गईं, वे सुनहरी तलवारों में बदल गईं। वूश! अनगिनत सुनहरी तलवारें इंद्रधनुष की तरह शिम्यू के सिर पर निशाना साधती हुई नीचे गिरीं। ये तो होना ही था। मार्ग में छिपे हुए जाल दिखाई देने पर शिम्यू की अभिव्यक्ति बदल गई। रास्ते में ऐसी घटना पहली बार घटी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने गलत मार्ग चुन लिया हो? उसके विचार बदल गए, लेकिन उसके हाथों की गति धीमी नहीं हुई। टोटेम के रूपांतरण के साथ ही सुनहरी रोशनी बुझ गई। सुनहरे शल्क प्रकट हुए और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। जैसे ही टोटेम का रूपांतरण पूरा हुआ, अनगिनत सुनहरी तलवारें उड़कर उस पर गिरने लगीं। तेज आवाज के कारण शिम्यू का शरीर कांपने लगा। सुनहरी तलवार आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थी। हालांकि वह उसके सुनहरे शल्कों को भेद नहीं पाई, लेकिन उसकी विशाल शक्ति चुभने वाली थी। उसकी आंखें एक क्षण के लिए चमक उठीं और उसके बाएं हाथ से एक मोटी सफेद प्रकाश की दीवार प्रज्वलित हो गई, जो उसके सिर के ऊपर से होकर गुजर रही थी और एक गर्म आभा उत्सर्जित कर रही थी। सुनहरी तलवार सफेद प्रकाश वाली दीवार पर गिरी और गर्म आभा से तुरंत पिघल गई। शिम्यू ने आह भरी और सफेद दीवार के सहारे आगे बढ़ने ही वाला था। तभी गलियारे में रोशनी अचानक बदल गई और गायब हो गई। आसमान में जो तलवारें थीं, वे भी बिना किसी निशान के गायब हो गईं। मार्ग में एक बड़ी नीली रोशनी दिखाई दी। हुआ लाला! उसके सामने अनगिनत नीली लहरें और एक विशाल जलवलय था। वे शिम्यू की ओर उमड़ पड़े और उसके सिर के ऊपर सफेद रोशनी की दीवार उसे डुबो रही थी।
लहर में नीली रोशनी चमक उठी और अनगिनत जल बिच्छू निकले जो पूरी ताकत से प्रकाश की दीवार से टकरा रहे थे। गड़गड़ाहट, ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत धमाके हो रहे हों। प्रकाश की दीवार की सतह हिंसक रूप से हिल गई और उसके चारों ओर धुंध छा गई। शी म्यू का रंग बदल गया। उसने दांत पीसकर मन ही मन गालियां दी और हाथ हिलाकर सफेद रोशनी को याद किया। सुनहरी रोशनी एक मोटी अंडे जैसी ढाल में संघनित हो गई। उसने मंत्रोच्चार किया और हाथ हिलाकर एक पंक्ति बनाई। अंडे के आकार की ढाल पर अब तराजू जैसा पैटर्न बन गया था, जिससे वह दृढ़ और मजबूत लग रही थी। गर्जन, अनेक जल बिच्छुओं ने ढाल पर हमला किया, जिससे वह हिंसक रूप से कांपने लगी। शी म्यू शांतचित्त था और उसने अपने हाथों को ढाल के पास कसकर पकड़ लिया। उसने ढाल को स्थिर करने के लिए अपनी आभा और क्यूई का लगातार इस्तेमाल किया। यद्यपि जल बिच्छू शक्तिशाली थे, फिर भी वे शी म्यू की क्यूई पर विजय पाने या ढाल को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। 1/4 घंटे के बाद मार्ग में लहरें धीरे धीरे गायब हो गईं। शी म्यू का चेहरा फीका और पीला पड़ गया था। उसने अभी अभी जियांग ब्राइडल के साथ जिंदगी मौत की जंग लड़ी थी, फिर छिपे हुए जालों का सामना किया था और अब लहरों का। उसकी ताकत काफी कम हो चुकी थी। इससे पहले कि वह कुछ आराम कर पाता, गलियारे के सामने एक हरी रोशनी दिखाई दी। हवा में से एक बड़ी गोल छड़ प्रकट हुई और उसकी सतह चटक हरी रोशनी से भरी हुई थी। वह शी म्यू की ओर तेजी से बढ़ रही थी। शी म्यू का चेहरा भारी हो गया था और वह इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। उसके हाथ के एक झटके से एक सुनहरी तलवार उड़ी। पलक झपकते ही तलवार 10 फुट लंबी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ हिलाए और तलवार निकाल ली। सुनहरी रोशनी एक चमकदार तलवार के रूप में निकली और 10 मूठों में चमक उठी। वह घूमकर एक सुनहरी तलवार के जाल में बदल गई। एक हरे लट्ठे को तलवार के जाल से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। पहले सुनहरा ब्लेड, फिर पानी की लहर का हमला और अब लकड़ी से बना हमला। शी म्यू ने पलकें झपकाईं और उसका दिमाग सभी छिपे हुए जालों को समझने की कोशिश में भटक गया। हवा में और भी लकड़ियां उभर आईं। एक एक करके वे आकार में बड़ी होती जा रही थीं। सुनहरी तलवार का जाल धीरे धीरे सिकुड़कर विकृत हो रहा था, लकड़ियों के उस पर झपटने से। ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी टुकड़ों में टूट सकता है। शी म्यू के दांत पीस गए क्योंकि उसके शरीर से लाल रोशनी निकलने लगी थी। उसने एक बार फिर क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट को प्रसारित कर दिया था। वानर संरचना ने गर्जना की और अपने हाथों में ज्वलंत लाल ऊर्जा प्रवाहित की। उसने अपनी भुजाएं हिलाईं और दोनों मुट्ठियों से मुंह के मारना शुरू कर दिया, जिससे हवा से सभी लकड़ियां गिर गईं। थोड़ी देर बाद क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट के पहले छाया हमले से लकड़ियां चकनाचूर हो गईं। तलवार के जाल पर दबाव काफी कम हो गया था। 15 मिनट बाद हवा में गिरे हरे लट्ठे गायब हो गए। आसपास के गलियारे की हरी रोशनी भी गायब हो गई थी। शी म्यू ने आह भरी। हरी रोशनी गायब होने के बाद वह सांस भी नहीं ले पाता। गलियारे में एक भूरी रोशनी दिखाई दी। उसके सिर के ऊपर एक पीला बादल दिखाई दिया। गड़गड़ाहट, उसमें एक कांटेदार पीला आंगन था जहां से चक्राकार पत्थर तेजी से बरस रहे थे। शी म्यू अचानक से हैरान रह गया। उसके शरीर में बची हुई आदिम आत्मा अपने सबसे निचले स्तर पर थी। अब उसमें सहन करने की शक्ति नहीं बची थी। एक बार जब उसकी आदिम आत्मा समाप्त हो गई तो वह जियांग बेदाओ की तरह लुप्त हो जाएगा, जिससे उसने पहले लड़ाई की थी। उसने अपना सिर घुमाया और हाथ हिलाकर क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट को एक बार फिर याद किया। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कराहते हुए अपनी पीठ से स्वर्गीय उल्कापिंड छुरी चलाने वाली छड़ी निकाली। एक हाथ हिलाते ही आसमान से चाकुओं की किरणें प्रकट हुईं और गिरने लगीं। कुछ तो शी म्यू के शरीर पर गिरने से पहले ही चूर चूर हो गईं। कुछ समय बीतने के बाद मार्ग में मौजूद पीली बाधा गायब हो गई। साथ ही हवा में मौजूद पीला बादल भी गायब हो गया। शी म्यू पूरी तरह से सूख चुका था। उसकी त्वचा के छिलके टूट चुके थे, खासकर चेहरे पर। उसके शरीर के कुछ हिस्से सूजे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हल्की रोशनी थी। वह छिपे हुए जाल के इस दौर का पूरी तरह से विरोध करने में सक्षम था, इसलिए उसकी आदिम आत्मा शायद ही नष्ट हुई। यहाँ रखे गए निषिद्ध मंत्र 5 तत्वों पर आधारित होने चाहिए। आखिरी मंत्र जल्द ही प्रकट हो सकता है। शी म्यू ने मन ही मन अनुमान लगाया। उसका दिमाग घूम गया जब आगे से गलियारे में एक बड़ी लाल रोशनी एक तीखी सीटी के साथ गूंजने लगी। शी म्यू का चेहरा बदल गया जब उसने गलियारे के सामने अनगिनत गहरे लाल ज्वार देखे। ये लहरें इतनी तेजी से उठीं कि पूरा गलियारा इस हद तक भर गया कि ऐसा होना लाजमी था। नहीं, ज्वार नहीं। शी म्यू की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी और गहरे लाल ज्वार का सार तुरंत दिखाई देने लगा। यह मैग्मा जैसा था। पानी में लाल लपटें जल रही थीं। शी म्यू चिल्लाया और उसके शरीर से लाल रोशनी निकली। उसने अपना बायां हाथ आगे उठाया और उसमें से चमकीली सफेद रोशनी लाल रोशनी के साथ मिल गई। धमाका! गहरे लाल ज्वार ने शी म्यू को डुबोना शुरू कर दिया, लेकिन सफेद सुरक्षात्मक प्रकाश और लाल आभा ने जलते हुए पानी को बाहर रखा। गहरे लाल रंग की लहरें लगातार लाल आभा से टकरा रही थीं। उसकी बाईं भुजा की सफेद रोशनी के साथ मिलकर लाल आभा समय समय पर कंपन करती थी, जिससे वह ज्वार भाटे का सामना कर पाती थी। शी म्यू का चेहरा लाल हो गया क्योंकि सुरक्षात्मक आभा रोधक से गर्मी का एक झटका अंदर आया। यह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। कुछ समय के लिए तो वह गर्मी सहन कर पा रहा था, हालांकि उसके अंदर की आदिम आत्मा जल्दी ही क्षीण हो गई। वह बस अपने दांतों को जोर से भींचकर और ज्वार के खत्म होने तक टिके रहने की उम्मीद कर सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शी म्यू के चेहरे पर पीड़ा बढ़ती गई। उसका चेहरा खून से लाल, पीला, सफेद और फिर बीमार हरे रंग में बदल गया। शी म्यू की रक्षा करने वाली लाल दीवार हर पल पतली होती जा रही थी। अब बस एक पतली परत ही बची थी जो कभी भी टूट सकती थी।
जैसे ही शी म्यू के लिए सब कुछ दक्षिण की ओर जा रहा था, रास्ते में लाल बत्ती अचानक चमक उठी और सफेद हो गई। गहरा लाल ज्वार हवा में गायब हो गया था। अध्याय 503 चरम यिन आभा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शी म्यू का शरीर सुन्न हो गया। वह जमीन पर आधा उकड़ू बैठा रहा और मुंह से जोर जोर से सांसें ले रहा था। मन ही मन वह अपनी सहनशक्ति पर खुश हो रहा था। यदि आग की लहर लंबे समय तक जारी रहती तो वह निश्चित रूप से टिक नहीं पाता और उसकी आधी आत्मा नष्ट हो जाती। थोड़ी देर सांस लेने के बाद शी म्यू खड़ा हुआ और सामने देखने लगा। वहाँ ज्यादा सड़क नहीं थी, लेकिन 100 फीट से ज्यादा की दूरी पर एक निकास द्वार था। सतह पर कोहरा था, जिससे बाहर क्या है ये देखना मुश्किल हो रहा था। शी म्यू की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई और वह आगे बढ़ता रहा। जैसी कि उम्मीद थी, 5 तत्वों के हमलों के बाद अब रास्ता सुरक्षित था। अब कोई खतरा नहीं था। वह जल्दी से बाहर निकला और उस धुंधले कोहरे को देखा जिसे उसकी आदिम आत्मा भेद नहीं पा रही थी। वह कुछ देर के लिए झिझका, लेकिन अंततः बाहर निकल आया। जैसे ही वह खाली हॉल में प्रकट हुआ, आसपास का दृश्य अचानक बदल गया। चारों ओर देखने पर पता चला कि खाली जगह में कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय मुख्य हॉल के बीचों बीच एक हल्की सफेद रोशनी के। शी म्यू ने कुछ बार ध्यान से देखा और वह खुश हो गया। उसके सामने मौजूद विभिन्न संकेतों को देखते हुए उसे नीले पूर्वजों द्वारा निर्धारित भूलभुलैया की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए थी और अंत तक पहुंचना चाहिए था। शी म्यू ने सफेद रोशनी को देखा और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, प्रकाश ऐसे ऊपर आ गया मानो उसमें जीवन हो। शी म्यू किसी अन्य छिपे हुए हमले की आशंका में कुछ फीट पीछे कूदने से खुद को नहीं रोक सका। तभी प्रकाश से एक भव्य आवाज आई, जियांग बेदाओ, तुम 8 द्वारों वाले खोखले समूह को सफलतापूर्वक पार कर चुके हो और पंचतत्वों के आक्रमणों का सामना कर चुके हो। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला की साधना का दूसरा चरण तुम्हें सौंपा जाएगा। हालांकि ये तकनीक एक साथ वरदान और अभिशाप दोनों होगी। तुम्हें स्वयं निर्णय लेना होगा। शी म्यू ने ये शब्द सुने और उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। यह मार्ग नीला वानरों के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया होगा। जाहिर है, अगर जियांग बेदाओ अपनी शर्त जीत जाता तो यह उसके लिए एक उपहार होता। उसे उम्मीद नहीं थी कि हजारों साल बाद वही इस परीक्षा में पास होगा। जब नीले रंग के वानर पूर्वज की आवाज गिरी तो अचानक एक हल्की सफेद रोशनी चमक उठी और उसमें से प्रकाश के तीखे तीर निकले। हर तीर एक अक्षर बन गया और मिलकर हवा में एक वाक्य बन गया। शी म्यू की आंखें सुनहरी चमक से चमक उठीं। उसने तुरंत अक्षर पढ़ लिए और यह सुनिश्चित किया कि उसे हर छोटी बड़ी बात याद रहे। आधे घंटे बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। श्वेत अक्षरों की विषय वस्तु पूरी तरह से कंठस्थ हो चुकी थी। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला के पहले चरण की साधना की तुलना में मन स्थानांतरण विधि तकनीक के दूसरे चरण की थी। क्या नीले नीले वानर ने यह नहीं बताया कि यहाँ साधना के 2 या 3 चरण छिपे हुए हैं? केवल एक ही क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है? शी म्यू ने खुद से सवाल किया। श्वेत अक्षर धीरे धीरे लुप्त हो गए और हॉल में चारों ओर बिखर गए। शी म्यू की आंखें तीव्र प्रकाश से अंधी हो गईं और उनका दिमाग धुंधला हो गया। वे बेहोश हो गए। पता नहीं कितना समय लगा, लेकिन आखिरकार उसकी नींद खुल गई। वह पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था, जिनसे हल्की लाल रोशनी फूट रही थी। शी म्यू को ये बात बहुत दिलचस्प लगी। वह सीधा बैठ गया और उसके चेहरे पर खुशी और उल्लास के भाव दिखाई दिए। 1 महीने तक भूलभुलैया में फंसे रहने के बाद वह अंततः वास्तविक दुनिया में लौट आया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को समझने लगा। सौभाग्य से उसका शरीर अभी भी मजबूत था। 1 महीने पहले की तुलना में हालांकि उसकी ऊर्जा और स्फूर्ति काफी कम हो गई थी, फिर भी यह उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। हालांकि अगर वह 1 महीने और फंसा रहा तो कहना मुश्किल होगा। जैसे जैसे उसके विचार शांत हुए, शी म्यू थोड़ा शांत हुआ। वह 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद शी म्यू ने अपनी आंखें खोलीं और आश्चर्य से भर गया। जब वह भूलभुलैया में था तो सब कुछ याद करने पर आधारित था। हालांकि 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला के दूसरे चरण की तुलना में ये बिल्कुल अलग था। 9 क्रांति रहस्यमय कला के पहले चरण में यांग आभा की प्रबल शक्ति पर बल दिया गया। इसी कारण शी म्यू के बाएं हाथ में उग्र यांग आभा की शक्ति थी। 9 क्रांति रहस्यमय कला की साधना के दूसरे चरण में यिन ऊर्जा को उसके चरम पर अवशोषित करने के लिए अत्यधिक ठंडे स्थान पर साधना करनी पड़ती थी। अत्यधिक यिन आभा। शी म्यू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह खुद से बुदबुदाया। चूंकि शी म्यू यांग आभा ज्वालाओं से संबंधित साधना का अभ्यास कर रहे थे, इसलिए वे सर्वशक्तिमान वानर पुनर्जन्म की कला के अलावा यिन आभा बर्फीले तूफान से संबंधित किसी भी साधना में शामिल नहीं हुए थे। शी म्यू तुरंत फ्यूटन से उठे और जुवानलिंग टावर के चौक पर जाने की योजना बनाए, ताकि ये देखा जा सके कि क्या वहाँ चरम यिन आभा से संबंधित कोई आध्यात्मिक सामग्री है। गुप्त कक्ष से बाहर निकलते समय शी म्यू को एक छोटी सी परछाई अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। शी म्यू ने धीरे से फुसफुसाया और मुस्कुराया। वह भागा नहीं, बल्कि उस परछाई को अपनी छाती से टकराने दिया। शी म्यू, तुमने इतने दिनों से मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझे बहुत चिंता थी कि कहीं तुम मर न जाओ, कई ने चिढ़ाते हुए कहा। वह खुद को अन्याय महसूस करने से नहीं रोक सका। कुछ समस्याएं थीं। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यह इतने लंबे समय तक चलेगा, शी म्यू ने बताया। तो इसीलिए हम इतनी बार डिस्कनेक्ट हो जाते थे। अगली बार मुझे इस तरह मत डराना, मेरा कोमल हृदय इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई शी म्यू के कंधे पर बैठ गया और बोलते हुए अपने पंख बड़ा चढ़ाकर हिलाए। ओह, मुझे कुछ पूछना है। कई, जब मैं गया था
तो क्या कुछ हुआ था? शी म्यू ने पूछा। मेरे प्रबंधन के तहत निवास के सभी मामलों को सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया था। इससे पहले कि कई अपनी बात पूरी कर पाता, उसने अचानक बोलना बंद कर दिया क्योंकि शी म्यू ने उसे आलोचनात्मक नजरों से देखा। ठीक है, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो। हुई हुआन इस पूरे समय पीछे हटता रहा था। कभी कभी झाओ सानबाओ कुछ आदमियों के साथ हमारे घर आ जाता था और तुमसे मिलने की मांग करता था। हालांकि मैं और वह मोटा क्यूई फैंग उन्हें भगा देते थे। हालांकि उसने कहा था कि अगली बार जब वे आएंगे तो झाओ शेनली खुद यहाँ होंगे। ओह, अगर वह अगली बार आए तो मुझे सीधे बता देना। अरे शी म्यू, वो लड़की कुई हुआन बहुत खूबसूरत है। क्या तुम उसे अपने हरम का हिस्सा बनाने के लिए उसकी इतनी अच्छी देखभाल कर रहे हो? फिर भी उसकी खूबसूरती की तुलना जोंग शियू से नहीं की जा सकती। वो बुरी भी नहीं है। पापा, कई की बात पूरी होने से पहले ही उसके सिर पर एक हल्की थपकी सुनाई दी। दर्द हो रहा है। अरे कृतघ्न कमीने, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। कई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि उसकी नजर शी म्यू द्वारा फेंके गए 2 आत्मिक पत्थरों पर पड़ गई। वह तुरंत शी म्यू के कंधे पर चढ़ गया और हवा में उड़ गया। एक झटके में आत्मिक पत्थर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कई की नजर उन 2 आत्मिक पत्थरों पर पड़ गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने पेट में निगल लिया। कई, मैं जुवानलिंग टावर की ओर जा रहा हूँ। मेरे पीछे आओ, शी म्यू ने कहा। ठीक है, मैं इन दिनों तुम्हारी इतनी चिंता में हूँ कि घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। तो फिर चलें। शी म्यू ने कई के साथ हरे पंखों वाली उड़ती गाड़ी में उड़ान भरी। जुवानलिंग टावर में प्रवेश करते ही शी म्यू सीधे टावर के अंदर स्थित गोलाकार प्रकाश स्तंभ में चला गया। पलक झपकते ही उसका शरीर ऊपर उठने लगा, लेकिन एक क्षण के लिए उसके सामने एक विशाल गोलाकार द्वार प्रकट हुआ और उस छेद से कान फाड़ देने वाली एक कर्कश ध्वनि अंदर आए। शी म्यू दरवाजे के छेद में कदम रखकर सैकड़ों कदम अंदर की ओर चला। उसने देखा कि उसके सामने दर्जनों फीट ऊंचा एक विशाल पत्थर खड़ा है। उस पर कॉमन स्क्वायर लिखा हुआ था। चट्टान को पार करते हुए शोर बढ़ता गया। शी म्यू को एक सीधी और चौड़ी नीले पत्थर की सड़क दिखाई दी जो उसकी दृष्टि रेखा के अंत तक फैली हुई थी। इस सड़क पर अभी भी कुछ अनजानी क्षैतिज सड़कें थीं। ब्लूस्टोन स्ट्रीट लगभग 340 फीट चौड़ी थी और दोनों तरफ दुकानों की कतारें लगी थीं। इमारतों की छतों पर तरह तरह के झंडे लटके हुए थे। सड़क के बीचों बीच व्यापारियों की दुकानें भी दिखाई देती थीं। ज्यादातर क्षैतिज गलियां ब्लूस्टोन स्ट्रीट जितनी चौड़ी थीं। हालांकि कुछ गलियां संकरी भी थीं जो अनगिनत दुकानों के बीच से होकर गुजरती थीं। आध्यात्मिक कलाकृतियां बेचने वाली दुकानों के अलावा वहां रेस्टोरेंट, चाय की टपरियां और शराब खाने भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और किंगलान शहर में आ गया हो। सड़कों पर लोग आते जाते रहते थे। हर जगह व्यापारियों की आवाजें सुनाई देती थीं जो वहां मौजूद लोगों को अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार कर रहे थे। कुछ दुकानों में तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उनके दोस्त भी दरवाजे पर खड़े थे। किंगलान शहर से ज्यादा रौनक वाला माहौल नहीं था। आओ देखो, ये सबसे बेहतरीन अग्नि क्रिस्टल है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वे आज ही आए बिजली से संबंधित आकर्षण को देखना न भूलें। जहरीली बायोगैस भी आ गई है। चूकना मत, अभी आ जाओ। वाह, अगर तुम मुझे यहाँ न लाए होते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि किंगलान की पवित्र भूमि में ऐसी कोई जगह भी है। कई ने विस्मय से चारों तरफ देखा। वह जो कुछ देख रहा था उससे खुद को अचंभित होने से रोक नहीं पाया। शी म्यू खुद भी थोड़ा हैरान था। भाई लिंग फैंग नए शिष्यों को यहाँ नहीं लाए थे, लेकिन उन्होंने 1-2 बार इस जगह के अस्तित्व का जिक्र जरूर किया था। उन्हें उम्मीद थी कि यह कैसी होगी, लेकिन अपनी आंखों से देखना अद्भुत था। हो सकता है कि यह जगह उनके लिए अब भी अजनबी हो, लेकिन वे इसकी जीवंतता का एहसास किए बिना नहीं रह सके। शी म्यू कई को कंधे पर बिठाकर कुछ गलियां चला गया। यहाँ आने वाले कई पैदल यात्री और व्यापारी किंगलान की पवित्र भूमि के अनुयायियों के सेवक थे। उनमें से कुछ शायद किसी और रास्ते से किंगलान शहर में आए होंगे। 15 मिनट बाद शी म्यू हेवनली पवेलियन नाम की एक स्पिरिट की दुकान के पास से गुजरा। दुकान में एक मोटा आदमी आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। उसे उत्सुकता थी कि वहाँ किस तरह की स्पिरिट सामग्री बिक रही होगी, इसलिए उसने खुद को संभाला और अंदर चला गया। अरे, कोई मेहमान आया है। मुझे शिष्टाचार कहाँ है? माफी चाहता हूँ। जब मोटे आदमी ने शी म्यू को अंदर आते देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और खुद को संभाला। वह आदमी 50 साल का लग रहा था। उसने बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था और सिर पर गोल गिलोश बांध रखा था, जिससे वह किसी अमीर देहाती आदमी जैसा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या कोई आध्यात्मिक सामग्री है जो यिन आभा को अवशोषित करती है। शी म्यू ने उसकी ओर देखा और बिना प्रश्न को आगे बढ़ाए सीधे पूछा, यिन आभा की खेती में मदद करने वाली सामग्री? दुकान का मोटा मैनेजर शी म्यू के सवाल पर कुछ हैरान हुआ। हाँ, शी म्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। कृपया कमांडर रूम में आइए, हम वहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। मोटे मैनेजर ने उसकी विनती सुनी और अपने एक सेवक को शी म्यू को कमरे में ले जाने के लिए कहा। अध्याय 504 शोधन के कुख्यात उस्ताद की खोज। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। स्वर्गीय मंडप छोटा लग रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ सुंदर ढंग से व्यवस्थित था। ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस प्रकार की इन गुण तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं? दुकान के मोटे मैनेजर ने शी म्यू को बैठने के लिए कहकर पूछा। उन्होंने जल्दी से अटेंडेंट को बुलाया और दोनों के लिए 2 कप स्पिरिट टी डालने को कहा, जबकि वे सौदे पर चर्चा कर रहे थे। क्यों, क्या हर तरह की इन प्रकार की सामग्री के प्रशिक्षण के तरीके में कोई अंतर होता है? शी म्यू ने पूछा। अरे, बात ये नहीं है।
बात बस इतनी है कि पवित्र स्थानों की पवित्र मार्शल आर्ट के अनुसार चरम यिन के अलावा आपको अन्य औषधीय सामग्रियों की भी आवश्यकता होगी। ये स्वर्गीय मंडप में भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं यहाँ मुख्यतः उन आध्यात्मिक सामग्रियों के लिए हूँ जो चरम यिन आभा के विकास में मदद करती हैं। क्या आपके पास इनमें से कुछ है? तुम मजाकिया हो। यांग ची यिन ची से बिल्कुल अलग काम नहीं करती। यह ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें किसी से भी मिल जाए। तुम्हारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे पास स्वर्गीय मंडप में कुछ है। सिर्फ एक ही है और वह है राइन फीनिक्स के खून की एक बूंद। इसमें अत्यधिक यिन ची है और इसकी शुद्धता बहुत ज्यादा है। इसे एक बेहतरीन खजाना कहा जा सकता है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? ठीक है, ठीक है। कृपया मेरे साथ आइए। मोटा मैनेजर पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अंततः शी म्यू के अनुरोध पर सहमत हो गया। वह उठा और एक पत्थर की दीवार की ओर चल पड़ा। कुछ देर दीवार को टटोलने के बाद वह धीरे से पत्थर की दीवारों के बीच छिपी एक दीवार से सट गया। ग्र मशीन चालू होते ही घूम गई और मोटे मैनेजर के पीछे की दीवार एक बड़े से छेद में धंस गई। उस छेद के बीच में एक अंडाकार क्रिस्टल था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राइन फीनिक्स का खून है, प्रबंधक ने मुड़कर शी म्यू से कहा। शी म्यू उसे देखने के लिए उठा नहीं, बल्कि उसने अपनी दृष्टि केंद्रित की और दूर से देखा। अंडाकार क्रिस्टल के भीतर एक गहरे रंग की अंगूठे के आकार की गेंद थी जिसमें खून की एक काली बूंद थी। रक्त की बूंद काले मोती की तरह दिख रही थी और उसकी सतह से एक प्रकार की फुर्तीली चमक निकल रही थी जो धीरे धीरे बह रही थी, मानो उसमें अपना जीवन हो। उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी और पल भर में काले खून की सतह पर एक ठंडी, पारदर्शी, हल्की रेशमी चमक फैल गई। गहरे हरे रंग के गोले की भीतरी दीवार को छूते ही वह चमक समा गई और गायब हो गई। हालांकि शी म्यू ने आधिकारिक तौर पर 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला के दूसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू नहीं किया था, फिर भी उन्हें राइन फीनिक्स के रक्तसार में बहुत रुचि थी। सच कहूं तो उनकी रुचि केवल उसकी अत्यधिक यिन आभा के कारण थी। इस प्रकार का प्रेरण एक प्रबल इच्छा की तरह था। उसकी प्रशंसा करते हुए मोटे मैनेजर ने राइन फीनिक्स के रक्तसार से भरे अंडाकार क्रिस्टल को वापस उसके होल्डर में रख दिया। उसने मुड़कर एक बार फिर शी म्यू की ओर देखा। क्या मैं राइन फीनिक्स के रक्तसार की कीमत जान सकता हूँ? शी म्यू ने पूछा। 2000, मैनेजर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा और अपनी उंगलियों से 2 का इशारा किया। उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के साथ? शी म्यू ने उसकी मांग सुनी और आगे पूछा। हाँ, तुम तो वाकई बहुत मजेदार आदमी हो। बेशक, यह उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन्स से बना है। और क्या होगा? मोटा मैनेजर हंसा। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। अरे मोटे, कहीं से भी बेवजह दाम बनाने की सोचना भी मत। कई अपनी तरफ से बोले बिना नहीं रह सका। ये वास्तव में महंगा नहीं है। आखिरकार ये सिर्फ किंगलान की पवित्र भूमि में ही मिलता है। मैग्नम सोलस में आपको ऐसा कुछ और कभी नहीं मिलेगा। मोटे मैनेजर को कई की बात पर गुस्सा नहीं आया। उसने बस कई की तरफ देखा और समझाया। मुझे निराश करने के लिए माफ करना, लेकिन मेरे पास इस समय इतने उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन नहीं हैं। मुझे भविष्य में इसके लिए फिर आना होगा। हालांकि शी म्यू को पहले से ही कुछ ऐसी ही स्थिति की उम्मीद थी, फिर भी जैसे ही उसने कीमत सुनी वह मन ही मन कसम खाने से खुद को नहीं रोक सका। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट पत्थर 100 स्पिरिट पत्थरों के बराबर होता है। कोई बात नहीं। राइन फीनिक्स के रक्तसार की यह बूंद दरअसल स्वर्गीय मंडप का सबसे बेशकीमती खजाना है और यह पिछले कुछ सालों से हमारे स्टोर में रखा हुआ है। दरअसल जिस तकनीक को आप साधना चाहते हैं उसमें उतनी यिन आभा नहीं है। आप फ्रूट ऑफ नेदरनेस या कन्वर्जेंस स्टोन पर विचार कर सकते हैं। ये राइन फीनिक्स के रक्तसार से थोड़े सस्ते हैं। इसे कई दुकानों में बेचा जाता है, इसलिए इसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। मोटे मैनेजर ने सुझाव दिया। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। ये शर्मनाक है। शी म्यू ने मोटे मैनेजर को धन्यवाद देने के बाद कई को अपने कंधे पर बिठाकर स्टोर से बाहर चला गया। विनम्र अतिथि, रुकिए। शी म्यू ने मुड़कर देखा जब मोटे मैनेजर ने एक बार फिर उसे पुकारा। क्या कुछ और है? तुम्हारे पहनावे और बोलने के तरीके से लगता है कि तुम किंगलान की पवित्र भूमि के नए शिष्यों में से एक हो। मुझे तुम्हें एक बात और बतानी चाहिए। मुझे बताओ, शी म्यू ने कहा। संभवतः आपकी अपनी एक संबद्ध आध्यात्मिक भूमि हो सकती है। निष्पक्षता में भविष्य में आध्यात्मिक भूमि द्वारा उत्पादित आत्माओं और अन्य सामग्रियों को अन्य वस्तुओं के साथ विनिमय के रूप में भी खरीदा जा सकता है, या आप उन्हें यहाँ स्वर्गीय मंडप में हमें बेच भी सकते हैं। ऐसा करके आप कुछ धन संचय कर सकते हैं। रास्ते में मुख्य सड़क पर जो दुकानें आप देख रहे हैं वे उन शिष्यों द्वारा खोली गई हैं जो लगभग 100 वर्षों से यहाँ हैं। हो सकता है कि आप कोई सौदा कर सकें, मोटे प्रबंधक ने कहा। मैं समझ गया। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अपनी ही जाति के किसी व्यक्ति से मिलना दुर्लभ है। अगर आपको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो तो बेझिझक हेवनली पवेलियन में आएं। मैं आपके लिए उचित दाम तय कर दूंगा। स्वर्गीय मंडप से निकलने के बाद शी म्यू ने राहत की सांस ली और दर्जनों अन्य दुकानों का दौरा करना जारी रखा। परिणामस्वरूप उन्होंने कई दुकानें खोज लीं जो कन्वर्जेंस स्टोन्स और फ्रूट्स ऑफ नेदरनेस बेचती थीं, लेकिन उनकी कीमतें 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स जितनी थीं। ये स्पष्ट रूप से देखा गया कि स्वर्गीय मंडप का मोटा प्रबंधक वास्तव में उसी जाति की अपनी भावनाओं के प्रति सच्चा रहा और उसने आध्यात्मिक सामग्रियों की कीमत के साथ उसे धोखा नहीं दिया। आधे घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी शी म्यू के हाथ खाली थे।
फिर भी एक तरह से यह अभी भी उत्पादक था। एक शाम के शस्त्रागार के दुकान प्रबंधकों में से एक के साथ बातचीत करते समय उसने अनजाने में उस शोधन मास्टर के ठिकाने के बारे में पूछताछ की थी जिसने पहले कुई हुआन के पूर्वजों के साथ एक नियुक्ति की थी। कहा जाता है कि शोधन के उस्ताद ने हॉल ऑफ 100 रिफाइनिंग नाम से एक दुकान खोली थी जो हर तरह के स्पिरिट हथियार बेचने में माहिर थी। ये 3 प्रमुख शोधन हॉलों में से एक था और ब्लूस्टोन स्ट्रीट की मुख्य सड़क के चौराहे पर स्थित था। शी म्यू ने पूछताछ की और जल्द ही उसका सही स्थान पता लगा लिया। हॉल ऑफ 100 रिफाइनिंग में पहुंचने पर एक स्वतंत्र अष्टकोणीय मीनार दिखाई दी। इसकी 3 मंजिलें थीं और सभी ईंट और लकड़ी से बनी थीं जो इसे एक प्राचीन एहसास देती थीं। कई के साथियों के साथ दोनों साथ साथ अंदर गए। हॉल में इमारत के बीचों बीच एक घुमावदार सीढ़ी दिखाई दे रही थी जो दूसरी मंजिल से जुड़ती थी। सीढ़ियों के चारों ओर की दीवार पर महोगनी के बूथों का एक घेरा था जिसमें तरह तरह के आत्मिक हथियार रखे हुए थे। उन बूथों के आसपास 2-3 लोग जमा होकर कानाफूसी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे झिझक रहे थे कि कौन सा हथियार खरीदें। जैसे ही शिम्यू की नजर हॉल पर पड़ी उसने देखा कि दुकान में रखे आत्मा के हथियार अलग अलग प्रकार के थे लेकिन एक ही स्तर के थे। हालांकि ये स्पिरिट हथियार निम्न श्रेणी के थे फिर भी महंगे थे। एक हथियार अजीब रून तलवार जैसा दिखता था और उसकी कीमत हजारों स्पिरिट पत्थरों के बराबर थी जो 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर थी। शी म्यू मन ही मन खुश हुआ क्योंकि उसे टोकन के बदले में उच्च गुणवत्ता वाला स्पिरिट हथियार खरीदना पड़ा न कि उसके लिए पैसे देने पड़े। उसे शर्म आती अगर उसे एक निम्न श्रेणी का हथियार पाने के लिए इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ती। जब शी म्यू सामान देख रहे थे तभी एक हरे रंग की त्वचा वाला कर्मचारी उनके पास आया और उन्हें एक उपहार दिया। हमारे विनम्र अतिथि, यह आपके लिए एक उपहार है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या चाहिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं? परिचारक ने आदरपूर्वक कहा। मैं शोधन के उस्ताद से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मेरी ओर से उनसे मुलाकात का प्रबंध कर सकते हैं? शोधन के गुरु से मिलने का क्या उद्देश्य है? अगर मेरी शक्ति में हो तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। हालांकि गुरु को परेशान न करना ही बेहतर है। यह इस बारे में है। शी म्यू ने अपनी आस्तीन के नीचे से कुछ निकालते हुए कहा। शी म्यू के हाथ में धलाई का हथौड़ा देखकर अटेंडेंट चौंक गया। उसने तुरंत उसे उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। ये वास्तव में शोधन के मास्टर द्वारा बनाया गया एक विशेष टोकन है। हरे चमड़ी वाले परिचारक ने धलाई के हथौड़े को देखा और अपने शब्दों से सहमति में अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा, इस मामले में क्या आप हमें अभी शोधन के उस्ताद से मिलवा सकते हैं? कई, जो शी म्यू के कंधे पर खड़ा था, अधीरता से बोला। इतना असभ्य मत बनो, शी म्यू ने जल्दी से कहा। ये सच है। रिफाइनिंग का मास्टर अपने काम में इतना डूबा हुआ है कि वह 100 रिफाइनिंग हॉल में भी नहीं है। तुम्हें उससे मिलने भेजने से पहले मुझे उसे सूचित करना होगा। परिचारक ने कई को घूरते हुए कहा। ये बहुत सराहनीय होगा। हरे रंग की त्वचा वाले परिचारक ने सिर हिलाया और जल्दी से दूसरी मंजिल पर चला गया। आधा मील चलने के बाद वह नीचे गया और शी म्यू का फिर से अभिवादन किया। अब काम हो गया। गुरुजी आपसे मिलने के लिए राजी हो गए हैं, इसलिए कृपया मेरे साथ आइए। शी म्यू ने शुरू में सोचा था कि वह सेवक के पीछे पीछे संशोधन कक्ष के गुप्त कक्षों तक जाएगा और कमरा अंधेरा होगा, लेकिन वह उसे जुवानलिंग टॉवर तक ले गया। थोड़ी देर बाद वे दोनों ट्रांसमिशन सरणी से गुजरे और एक पहाड़ पर पहुंचे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक तीखी खुशबू उसके चेहरे पर फैल गई। शी म्यू को ज्वालामुखी में एक अनोखी जलन महसूस हुई। जैसे ही वह बह गया, दर्जनों मील दूर एक ऊंचा काला ज्वालामुखी खड़ा हो गया। काले ज्वालामुखी के ऊपर शी म्यू ने दर्जनों कृत्रिम रूप से निर्मित खायां देखीं। ये खायां ज्वालामुखी के गड्ढे से लुढ़कता हुआ लावा पहाड़ के आधे हिस्से में एक छोटे से पत्थर के घर में डाल रही थीं। ये जगह वाकई बहुत गर्म है। अरे शी म्यू, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ ज्वालामुखी में अग्नि तत्व होगा? तुम मेरे लिए भी थोड़ा सा क्यों नहीं पकड़ते ताकि मैं उसे चख सकूं? कई ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। ये शोधन के स्वामी का निजी क्षेत्र है। स्वामी की अनुमति के बिना कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। परिचारक ने एक बार फिर कई को याद दिलाया। कई, मैं थोड़ी देर में रिफाइनिंग के उस्ताद से मिलूंगा। तुम अभी आत्मा जानवर के थैले में क्यों नहीं चले जाते? शी म्यू ने कहा और हाथ हिलाया क्योंकि कई आत्मा जानवर के थैले में समा गया था। मेरा आध्यात्मिक प्रिय इन दिनों बकवास कर रहा है। मुझे आशा है कि कोई कड़वाहट नहीं होगी। अगर है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सब ठीक है, कृपया इस तरफ आइए, हरी चमड़ी वाले परिचारक ने शी म्यू को अंदर ले जाते हुए कहा। धूप की सुगंध पाकर शी म्यू और उसका सेवक ज्वालामुखी के मध्य भाग में पहुंचे। दूर से एक छोटा सा साधारण पत्थर का घर दिखाई दे रहा था। हरे रंग की त्वचा वाला परिचारक आगे बढ़ा और उसने दरवाजे पर कई बार दस्तक दी। दस्तक दस्तक दस्तक। प्रिय स्वामी, अतिथि को यहाँ लाया गया है। अध्याय 505, एक फांसी। अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। उसे अंदर आने दो, तुम विदा ले सकते हो। पत्थर के दरवाजे के पीछे से एक कर्कश आवाज आई। समझा? हरे रंग की चमड़ी वाले अटेंडेंट ने सिर हिलाया। शी म्यू को आखिरी बार देखकर वह मुड़ा और चला गया। शी म्यू कुछ सीढ़ियां चढ़कर पत्थर का दरवाजा खोला जिससे लाल लौ निकली। अंदर घुसकर उसने घर के बाहर खाई से जुड़ा एक चूल्हा देखा जिससे मैग्मा बह रहा था। लौ के पास एक छोटा मगर मजबूत शरीर वाला आदमी खड़ा था, लोहे के चिमटे से एक धातु का टुकड़ा पकड़े हुए। वह उसे आग पर भून रहा था। बौना शी म्यू जितना लंबा नहीं था और उसका चेहरा इंसान जैसा लग रहा था। उसका आधा चेहरा घनी भूरी मूंछों से ढका हुआ था जो उसकी छाती के सामने बड़े करीने से बंधी और गुंथी हुई थीं।
उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उसकी गहरी लाल त्वचा आग की लपटों की चमक को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका नाम योंग जू था। शोधन के मास्टर शिमयू ने कहा, इसे मुझे दे दो। इससे पहले कि शिमयू अपनी बात पूरी कर पाता, बौने आदमी ने अपनी चौड़ी हथेली फैलाई और बोला, हाँ बिल्कुल। शिमयू ने जवाब दिया और सम्मानपूर्वक उसे ढलाई का हथौड़ा सौंप दिया। शोधन के उस्ताद ने ढलाई का हथौड़ा अपनी आंखों के सामने रखा और उसे हल्के से देखा। वह खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका और शिमयू की ओर देखने लगा। शिमयू शांत रही और उसकी आंखों में आंखें डाले रही। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये लेंग चान नाम के 100 साल के शिष्य के लिए छोड़ा गया था। आप उसके लिए कौन हैं? योंग जू ने पूछा। मेरा उनसे कोई खास रिश्ता नहीं है, शिमयू ने ईमानदारी से जवाब दिया। तो फिर यह टोकन आपके पास क्यों है? बुजुर्ग ने कहा कि जिसके पास भी उसका टोकन होगा वह शोधन के स्वामी से हथियार का दावा कर सकता है। मास्टर ने शिमयू की ओर देखा और फिर अपनी नजरें वापस ढलाई वाले हथौड़े पर घुमा लीं। मुझे नहीं पता कि आपको ये टोकन किसने दिया, लेकिन क्या उन्होंने यह नहीं बताया कि एक्सचेंज की समय सीमा सीमित है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, हैरान शिमयू ने कहा। क्या यह इतना आश्चर्यजनक है? मैंने उस समय शिष्य लेंग चान के साथ एक सौदा किया था और हम 30 साल की शर्तों पर सहमत हुए थे। हालांकि मैं लगभग 40 सालों से उसका इंतजार कर रहा हूँ। अब मैंने कई साल पहले ही अपना आत्मिक हथियार बेच दिया है। जहाँ तक मुझे पता है उस समय आप कुछ कारणों से स्पिरिट वेपन समय पर नहीं बना पाए थे। अब आप कह रहे हैं कि टोकन की एक नियत तारीख है। ये कैसा समझदारी भरा बिजनेस मैनेजमेंट है? शिमयू ने भौहें चढ़ाकर साफ कहा। इतना घबराओ मत, हथियार तो देर से आए थे, लेकिन चूंकि तुम टोकन लेकर यहाँ आए हो इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 विकल्प हैं, या तो तुम तय करो कि तुम कौन सा विकल्प स्वीकार करोगे या फिर चले जाओ और कभी वापस मत आना। किस तरह के विकल्प? एक विकल्प ये है कि आप कुछ और साल इंतजार कर सकते हैं और मैं आपकी साधना की विशेषताओं के आधार पर आपके लिए एक नया आत्मिक हथियार तैयार कर सकता हूँ। मेरे शोधन उपकरणों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसलिए आपको मुझे कोई सामग्री देने की जरूरत नहीं है। आपको बस निर्माण शुल्क का भुगतान करना होगा। तो फिर दूसरे विकल्प के बारे में क्या? दूसरा विकल्प ये है कि मेरी गैलरी में कुछ आत्मिक हथियार हैं। आप उनमें से किसी एक को मुआवजे के तौर पर चुन सकते हैं। क्या सचमुच मेरे लिए किसी एक को चुनना संभव है? उनमें से कोई भी? शिमयू ने आश्चर्य से पूछा। अभी जल्दी मत करो। उपलब्ध आत्मिक हथियार या तो उच्चतम या निम्नतम स्तर के हैं। अगर तुम्हें कोई एक चुनना हो तो तुम केवल वही चुन सकते हो जो निषेध के दायरे में नहीं आते। तुम हथियारों की प्रकृति और श्रेणी को नहीं समझ सकते, इसलिए तुम्हारा चुनाव पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करेगा। बस एक बात ध्यान में रखो, वहाँ उपलब्ध हथियार निम्न श्रेणी के हैं। खैर, अब अपना मन बना लो। मुझे लगता है कि मैं दूसरी पसंद चुनूंगा, शिमयू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हालांकि उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। योंग जू ये देखकर दंग रह गया कि शिमयू ने इतनी जल्दी फैसला ले लिया। उसने सोचा भी नहीं था कि शिमयू दूसरा विकल्प चुनेंगे। मुझे बताओ, तुमने सुरक्षित विकल्प क्यों नहीं चुना, जिसमें बस कुछ साल इंतजार करना पड़ता? योंग जू ने शिमयू की आंखों में देखते हुए पूछा। मुझे तत्काल एक उपयोगी आत्मिक हथियार की आवश्यकता है और यह इंतजार नहीं कर सकता। समय शिमयू के पक्ष में नहीं था, इसलिए उसे यह निर्णय लेना पड़ा। लेकिन यह उसके निर्णय का केवल एक कारण था। इसका मुख्य कारण ये था कि वह जिस कौशल का अभ्यास करता था वह दूसरों को ज्ञात नहीं हो सकता था। शोधन के उस्ताद को अपनी साधना का विवरण दर्ज करने देना लगभग असंभव होता। इसके अलावा उसे अपनी ताकत और शक्तियों पर पूरा भरोसा था। भले ही उसे प्रतिबंधित हथियार चुनने की इजाजत न हो, फिर भी उसे विश्वास था कि वह अच्छी गुणवत्ता वाला हथियार चुन सकता है। चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, इसलिए तुम अपना मन नहीं बदल सकते। अब मेरे साथ आओ, योंग जू ने कहा और मुड़कर पत्थर के घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद योंग जू एक साधारण सी दिखने वाली दीवार के सामने खड़ा था। उसके हाथ लाल हो गए और फिर सामने एक हल्का सा स्पर्श हुआ। ची ची ची, घर्षण की आवाज के साथ शिमयू के सामने पत्थर के घर की दीवार ढह गई, जिससे एक काला रास्ता दिखाई दिया जो केवल आधा फुट ऊंचा था। मेरे पीछे करीब से आओ, योंग जू ने कहा और रास्ता दिखाया। शिमयू लड़खड़ाते हुए तेजी से योंग जू के पीछे पीछे चलने लगा। यह मार्ग जमीन से 1 दर्जन मीटर नीचे तक फैला हुआ था और यह एक बंद पत्थर से बने कमरे से जुड़ा हुआ था। कमरे में प्रवेश करते ही शिमयू ने एक पत्थर के कक्ष के गुंबद को देखा, जिस पर मुट्ठी भर आकार के साथ मोती जड़े हुए थे। उस पर सफेद रोशनी बिखरी हुई थी, जिससे वह घर में रोशनी का एकमात्र स्रोत बन गया था। घर के चारों ओर आबनूस की अलमारियां विचित्र हथियारों से भरी हुई थीं। देखो, सारे आत्मिक हथियार यही हैं। अब तुम उनमें से एक चुन सकते हो। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। एक बार इस कमरे से बाहर निकल गए तो वापस आकर इसे बदल नहीं सकते। योंग जू ने गुप्त कक्ष के कोने में अपनी मुट्ठी छाती पर रखे हुए खड़े होकर कहा। शिमयू ने सिर हिलाया और अपनी आत्मिक इंद्रियों को मुक्त कर दिया। लकड़ी की अलमारियों पर एक अदृश्य निषेध लगा हुआ था, जो आत्मिक इंद्रियों को उन पर आक्रमण करने से रोक रहा था। जैसे ही उसकी आंखें चमक उठी, उसने जल्दी से लकड़ी के फ्रेम में लगे आत्मिक हथियारों को देखा। लंबे चाकुओं के साथ उनकी निपुणता के कारण एक लंबे हैंडल वाली म्यान वाली तलवार जो लकड़ी के फ्रेम के ऊपरी बाईं ओर थी। ब्लेड न तो चौड़ा था और न ही संकरा, पर 4 फुट लंबा जरूर था। उसका शरीर बिल्कुल काला था और उसकी नोक थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी, जिससे ठंडी रोशनी फैल रही थी।
हालांकि उसकी आत्मिक इंद्रिय तलवार के आध्यात्मिक उतार चढ़ाव या उसकी सामग्री की गुणवत्ता को नहीं देख पा रही थी, मानो वह हथियार कोई साधारण तीखी तलवार ही हो। शी म्यू ने फिर अपने बगल में रखे एक गोलाकार हथियार को देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी उस हथियार की बनावट को समझ नहीं पा रहा है। कई प्रयासों के बाद वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यहाँ उसकी आत्मिक संवेदना का उपयोग नहीं किया जा सकता, इससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। जैसा कि स्वामी ने उसे बताया था, उसका चुनाव भाग्य पर निर्भर होगा। वह निराश और असहाय था और एक बार फिर कमरे में अपनी नजरें घुमाने लगा। उसने आबनूस के फ्रेम के ऊपर बाईं ओर रखे हथियारों को गौर से देखना शुरू किया। उसने उनमें से हर एक को ध्यान से देखा। वह लगभग पूरा दिन देखता रहा। योंग जू बेहद धैर्यवान था, लेकिन उसने शी म्यू को जल्दी नहीं की। बस कोने में खड़ा होकर बीच बीच में अपनी ठुड्डी को छूता रहा, जिससे उसे मजा आ रहा था। इस समय तक शी म्यू ने अलमारियों पर रखे हर एक आत्मिक हथियार को देख लिया था। किसी भी हथियार की विशेषताओं को समझ पाने में असमर्थ होने के कारण किसी भी निर्णय पर पहुंचना बेहद मुश्किल था। उसने कुछ देर सोचा और आखिरकार वही लंबी मूठ वाली म्यान वाली तलवार चुनने का फैसला किया जिसने शुरू में उसका ध्यान खींचा था। हालांकि वह उच्च श्रेणी की नहीं थी, फिर भी उसे आसानी से चलाया जा सकता था और वह उसे इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखता था। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, उसकी नज़र अचानक आबनूस के फ्रेम पर रखी किसी चीज पर पड़ी। वह एक काले उल्कापिंड जैसे लंबे डंडे से टिकी हुई थी, जो फ्रेम जितना ही ऊंचा था। लकड़ी के फ्रेम के रंग और लंबाई के लगभग बराबर होने के कारण शी म्यू की आंखें पहले ही उस पर से हट गई थीं और उसे सिर्फ ऊपर रखा हथियार ही दिखाई दे रहा था। पूरे कमरे में देखने के बावजूद वह इसे देख नहीं पाया था। शी म्यू कुछ कदम आगे बढ़ा और उसकी नजरें काले उल्कापिंड लॉन्ग स्टाफ पर टिक गईं। गौर से देखने पर पता चला कि डंडा उतना ही लंबा था जितना उसने सोचा था। वह एक हाथ जितना मोटा और काले रंग का था। हथियार देखने में बिल्कुल भी चिकना नहीं था। उस पर छोटे छोटे गड्ढे थे, मानो उसे जल्दी जल्दी हथौड़े से पीटकर सीधे भट्टी से निकाला गया हो। ब्लैक मेटियोरिक लॉन्ग स्टाफ के प्रत्येक सिरे पर एक गहरा क्षेत्र होता था, जहां पर बारीक रन उकेरे जाते थे। जैसे ही शी म्यू ने हथियार को घूरा, उसके दिल में अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे आसमान उसके हाथों में आ गया हो और उसके मन में तस्वीरें उभरने लगी हों। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और काले उल्कापिंड जैसी लंबी छड़ी की ओर इशारा किया और मुड़कर योंग जू की ओर देखा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने मोहित होकर योंग जू की आंखों में सीधे देखा। शी म्यू ने ये देखा और वह हैरान रह गया। इस समय तक उसके दिल में बचा हुआ शक भी दूर हो चुका था। ओह शोधन के आदरणीय मास्टर, मैं इस ब्लैक मेटियोरिक लॉन्ग स्टाफ को चुनता हूँ। योंग जू की भौहें कुछ बार उठी, फिर उसने असहाय होकर आह भरी और बोला, ओह ठीक है, अगर आप भाग्यशाली हैं तो ये बुरा नहीं है, उसने कहा और उसके हाथ में लाल बत्ती चमकने लगी। उसने अपनी दोनों उंगलियां आपस में कसकर पकड़ी और उन 7 रात के मोतियों की ओर इशारा किया जो कमरे के ऊपर चमक रहे थे। 7 रात के मोतियों में से एक मोती अंधकार में मंद पड़ गया। योंग जू के हाव भाव को देखकर ब्लैक मेटियोरिक लॉन्ग स्टाफ शेल्फ से उड़कर शी म्यू की ओर चला गया। शी म्यू ने अकेले ही उसे पकड़ लिया और तुरंत अपनी आत्मिक अनुभूति को मुक्त कर दिया। उसने अपने हाथों में डंडे को कई बार हिलाया। हालांकि उसके चेहरे पर जो असली खुशी थी वह अचानक गायब हो गई। जरूर यह एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट हथियार है, लेकिन दुर्भाग्य से यह बहुत हल्का है। इसका एहसास उतना अच्छा नहीं है, शी म्यू ने थोड़े अफसोस के साथ कहा। नतीजा ये हुआ कि उसकी आवाज बंद हो गई और उसके हाथ भी डूब गए। ब्लैक मेटियोरिक लॉन्ग स्टाफ उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बार वह चौंक गया। उसने योंग जू की तरफ देखा और पाया कि वह उसे एक डरावनी मुस्कान के साथ देख रहा था, मानो उस मुस्कान के पीछे कोई सच्चाई हो। अध्याय 506 स्वर्ग से होकर 18 सीढ़ियां। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। गुरुजी, यह आत्मा हथियार, शी म्यू ने शुरू किया। अरे नासमझ बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि ये हथियार पुराने जमाने का लोहे का रॉड है और तुम्हारी पसंद के हिसाब से बहुत हल्का है, योंग जू ने गुस्से से कहा। कृपया मुझे ज्ञान दीजिए गुरुजी। अपने मार्गदर्शन के प्रति सम्मान में शी म्यू को झुकते देख योंग जू का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। इस छड़ी का नाम रून में निहित शक्ति के कारण रखा गया है। ये किसी के मन को पढ़ने की क्षमता रखती है, हर बड़ी चीज को छोटा और किसी भारी चीज को हल्का बना देती है। हालांकि यह मेरे द्वारा परिष्कृत की गई उच्चतम श्रेणी की नहीं है, फिर भी यह मेरी सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है। इसे लंबे समय से कोई मालिक नहीं मिला है और यह आज तक धूल फांकती रही है, लेकिन इसे तुच्छ मत समझो। योंग जू ने हथियार को देखते हुए धीरे से कहा, मानो अपने बच्चे को देख रहा हो। मुझे इसका मालिक बनने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। एक बार जब उसे समझ में आ गया कि हथियार कितना कीमती है, तो शी म्यू ने उसकी थोड़ी खुरदरी सतह को सहलाया। कोई बात नहीं, तुमने हथियार की खूबियां जाने बिना ही उसे चुन लिया। ये तो किस्मत ही थी कि तुम दोनों एक दूसरे को पालोगे। बड़े मालिक ने बताया कि यह लोहे से बना है और इसका आकार और वजन बदल सकता है। क्या इसकी कोई सीमा है? ये छड़ी बहुत बड़ी हो सकती है या टूथपिक जितनी छोटी भी हो सकती है। ये पंख की तरह बेहद हल्की हो सकती है या कम से कम 1 लाख पाउंड तक भारी हो सकती है। हालांकि मेरा मानना है कि यह भी इसकी सीमा नहीं है। ये हथियार अब आपका है, इसलिए अपनी इच्छानुसार इसका पूरा इस्तेमाल करें। योंग जू की बात सुनने के बाद शी म्यू ने इसके बारे में सोचा और खुश होकर कहा, उस स्थिति में बड़े गुरु, क्या मेरे लिए यहाँ कोशिश करना ठीक होगा? अब ये तुम्हारा आत्मिक हथियार है।
तुम जो चाहो कर सकते हो। शिम्यू ने उनकी बातों पर ध्यान दिया। स्नैप, उसने अपने पीछे लटकी हुई स्वर्गीय उल्कापिंड चाकू की छड़ी निकाली और उसे अपने नए हथियार से जोड़ दिया। वह उसे हाथ में लेकर घुमाने लगा और छड़ी से सीधे उसे काटने लगा। डांग, शिम्यू के हाथ में स्वर्गीय उल्कापिंड चाकू का स्टाफ बल से कांप उठा। जब शिम्यू की नजर हटी तो उसने काले उल्कापिंड जैसे लंबे डंडे पर किसी भी तरह के नुकसान या कट का निशान नहीं देखा। ये देखकर वह अपनी खुशी रोक नहीं पाया। क्या यह उल्कापिंड जैसा काला लोहा नहीं है? योंग-जू की नजर शिम्यू के हाथ में अजीब चाकू पर पड़ी और वह अचंभित रह गया। उष्णकटिबंधीय काला लोहा, शिम्यू ने आश्चर्य व्यक्त किया। मुझे इसे देखने दो, योंग-जू ने जोर देकर कहा। शिम्यू ने थोड़ा संकोच किया लेकिन चाकू योंग-जू को सौंप दिया। योंग-जू ने चाकू पर 2 बार वार किया। उसने उसे सूंघने के लिए अपनी नाक के नीचे भी रखा। पल भर में उसकी उंगलियों के सिरे लाल हो गए। उसने अपनी उंगलियां चाकू की सतह पर ऐसे रखीं जैसे नब्ज जांच रहा हो। जब उसने चाकू शिम्यू को वापस दिया तो उसके चेहरे पर गंभीरता थी। तुम, मेरे बेटे, बहुत भाग्यशाली हो। उल्कापिंड जैसे काले लोहे जैसी धातु दुर्लभ है और ये तथ्य कि तुम्हारे पास इसका इतना बड़ा टुकड़ा है बहुत कुछ कहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह लोहा तारों के टूटने के बाद बना है। तारों के अशांत प्रवाह में इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। ये हथियार केवल स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को संग्रहित करने के लिए बनाया जा सकता है ताकि इसकी शक्ति को बहुत बढ़ाया जा सके। अगर तुम रुचि रखते हो तो मैं कुछ समय के लिए काले चाकू को पिघलाकर छड़ी बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, योंग-जू ने प्रस्ताव दिया। सचमुच? क्या ये सच है? शिम्यू ने उत्साह से एक बार फिर पूछा। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मुझे बस चाकू को गलाना है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं है। मैं इसे तुम्हारी तरफ से मिला दूंगा और परिष्कृत करूंगा और बचा हुआ उल्कापिंड जैसा काला लोहा मुआवजे के तौर पर मेरा हो जाएगा। कैसा रहेगा? तो इसमें कितना समय लगेगा? शिम्यू ने सोचा। योंग-जू एक पल के लिए गहरी सोच में डूबा रहा, फिर आखिरकार बोला, ये सिर्फ गलाना है, दोबारा गढ़ना नहीं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, शायद 1 महीना। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बात पर कायम रखूंगा। शिम्यू ने सहमति में सिर हिलाया। योंग-जू ने प्रसन्न स्वर में कहा, आप मेरी बात मानिए। चूंकि शिम्यू इसके लिए सहमत हो गए थे इसलिए उन्होंने योंग-जू को स्वर्गीय उल्कापिंड लोहे का चाकू सौंपने में संकोच नहीं किया। गलाने में सिर्फ 1 महीना लगेगा। कृपया समय आने पर इसे ले जाना और मुझे ढूंढने के लिए कृपया एक बार फिर इस टोकन पर भरोसा करना। योंग-जू ने धलाई का हथौड़ा शिम्यू को वापस देते हुए कहा। शिम्यू ने हथौड़ा लिया और सिर हिलाया। वह ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दी ही चला गया। इसके बाद वह तुरंत अपने घर नहीं लौटा। इसके बजाय उसने पवित्र आत्मा मंडप जाने की योजना बनाई। इन दिनों वह जुवानलिंग टॉवर के भीतर की जगह को पूरी तरह से समझ चुका था। कुछ ही देर में वह पवित्र आत्मा मंडप पहुंच गया। एक बार फिर शिम्यू को किताबों के विशाल संग्रह ने चौंका दिया। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि किंगलान की पवित्र भूमि को इतनी सारी किताबें इकट्ठा करने में कितना समय लगा होगा। उसने ऐसा प्रश्न सोचने से स्वयं को रोकने के लिए अपना सिर हिलाया और चारों ओर देखने लगा। उससे कुछ ही दूरी पर एक मंच था और वह उसकी ओर उड़ चला। मंच पर एक सफेद पत्थर की दीवार खड़ी की गई थी जिस पर घना पैटर्न बना हुआ था। शिम्यू ने एक क्षण के लिए इसे देखा और तुरंत समझ गया कि यह पवित्र आत्मा मंडप का नक्शा था। पवित्र आत्मा मंडप के भीतर का स्थान अत्यंत विशाल था। उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार इसे 22 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट श्रेणी में रखा गया था। कुछ किताबें साधना, युद्ध कला, औषध संहिता, चिकित्सा कौशल, मानव भूगोल आदि विषयों पर थीं, और यह सूची और भी लंबी थी। शिम्यू चकित रह गए। आने से पहले ही उसे पता था कि पवित्र आत्मा के मंडप में कोई पहरा नहीं है। अगर किसी को कुछ ढूंढना हो तो उसे खुद ढूंढना होगा। ऐसा कहा जाता था कि जिस व्यक्ति ने यह नियम बनाया था वह किंगलान का पूर्वज था। इसके पीछे ये धारणा थी कि सब कुछ बल पर नहीं बल्कि अवसर पर निर्भर करता है। शिम्यू ने कुछ देर तक ध्यान से देखा और वह एक दिशा में दूर की ओर उड़ चला। आधे घंटे की उड़ान के बाद शिम्यू अपने गंतव्य पर पहुंच गया। ये पवित्र शास्त्र का 19वां जिला था जहां अनगिनत मार्शल आर्ट की किताबें रखी थीं। शिम्यू का इरादा ब्लैक मीटियोरिक लॉन्ग स्टाफ के अपने कब्जे से मेल खाने वाली एक शानदार मार्शल आर्ट के बदले में इसे बदलने का था। 19वां जिला बहुत बड़ा था। अगर कोई धीरे धीरे पढ़े तो बेशक कम से कम 1 साल लग जाएगा। इसे 32 इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में सशस्त्र और निहत्थे दोनों प्रकार की युद्ध कलाओं का विस्तृत परिचय था। मानचित्र के अनुसार शिम्यू ने शीघ्रता से वह स्थान ढूंढ लिया था जहां युद्ध तकनीकों से संबंधित सामग्री रखी गई थी। वह 1 एकड़ के नीले पत्थर के चबूतरे पर उड़ रहा था जिस पर सैकड़ों किताबों की अलमारियां थीं। हर अलमारी पर सैकड़ों किताबें थीं और पत्थर के चबूतरे पर कुल मिलाकर हजारों किताबें थीं। जब शिम्यू ने पहली किताबों की अलमारी को देखना शुरू किया तो उसके चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया। शेल्फ पर एक निषेध मंत्र अंकित था जिससे उसमें से आसानी से देखना असंभव था। हालांकि प्रत्येक सूत्र के नीचे कई टिप्पणियां थीं जो मार्शल आर्ट की विशेषताओं को दर्शाती थीं जिन्हें संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। रोलिंग सर्प स्टाफ तकनीक, पृथ्वी स्तरीय कला, क्षेत्र की खेती एक ड्रैगन जैसी शैली में घनीभूत हो सकती है जो सैकड़ों मील दूर से भी लोगों पर हमला करने में सक्षम है। आठ प्रेत छाया छड़ें, स्वर्ग स्तरीय कला, जन्मजात जादुई तकनीक दूसरों को झेलना मुश्किल बना देती है। छाया रहित स्टाफ तकनीक,
पृथ्वी स्तरीय कला, लंबाई से लंबाई तक अदृश्यता के माध्यम से दूसरों को चोट पहुंचाने में सक्षम। शी म्यू बहुत ज्यादा चुन चुनकर काम कर रहा था। यहाँ बहुत सारी मार्शल आर्ट थीं और हर एक की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं। यह एक आंख खोलने वाला अनुभव था। हालांकि वह उत्सुक नहीं था और किताबों की अलमारी से किताबों की अलमारी तक पढ़ना शुरू कर दिया। 2 या 3 घंटे बाद शी म्यू ने किताबों की अलमारी से अपना सिर उठाया और राहत की सांस ली। जब उसने सुना कि किंगलान ने मैग्नम सोलिस की महान दुनिया की सभी क्लासिक कृतियों को अपने पास रखने का दावा किया है, तो पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। हालांकि पवित्र आत्मा मंडप में कुछ घंटे बिताने के बाद वह हैरान रह गया। पवित्र अनुष्ठान अनेक थे और बहुत प्रसिद्ध थे, उनकी कल्पना से कहीं अधिक। उसने 7 किल रॉड तकनीक भी देखी। हालांकि वह उसे विस्तार से पढ़ सकता था, लेकिन स्टाफ तकनीक का विवरण बिल्कुल उस 7 किल रॉड जैसा ही था जिसका उसने अभ्यास किया था। यह जरूर सेरुलियन सी स्टार की तकनीक रही होगी। यद्यपि वह कुछ समय से खोज कर रहा था, फिर भी वह ऐसी कोई तकनीक नहीं खोज पाया था जो उसकी नज़र में आए और उसके लिए पूरी तरह से उपयुक्त हो। जैसे ही शी म्यू ने ब्राउज किया, उसकी आंखों के कोने में एक विशेष पुस्तक पड़ी। स्वर्ग में 18 क्षणें, एक पृथ्वी स्तरीय कला। इसका अभ्यास करने के लिए शारीरिक रूप से शक्तिशाली होना आवश्यक है। शरीर जितना मजबूत होगा, क्षण की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। जब साधना अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो गहन लोक आसपास के संसार की जीवन शक्ति को झकझोर सकता है, जिससे पृथ्वी हिल जाती है। शी म्यू ने परिचय पढ़ते हुए बुदबुदाया। हर शब्द के साथ उसकी आंखें बड़ी और चमकदार होती जा रही थीं। यह विशेष तकनीक उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। इसके अलावा लोहे के चाकू को लाठी के साथ मिलाने पर हथियार में आकाश और पृथ्वी की आभा को अवशोषित करने का जादुई प्रभाव होता। इस कारण लाठी विधि हथियार के लिए एकदम उपयुक्त थी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ग में 18 छड़ें और छड़ी का नाम कुछ मिलता जुलता था। क्या इस संयोग का कोई कारण था? शी म्यू के विचार बदल गए जब उन्होंने क्लासिक पुस्तकों के शीर्ष पर देखा जहां मोचन बिंदु चिन्हित थे। अगले ही क्षण उसका शरीर अकड़ गया और चेहरा काला और धुंधला हो गया। 95 जुवानलिंग अंक। वह यहाँ इतने लंबे समय से था और जियान तियान स्तर की तकनीकों के लिए केवल 10 से कम अंकों की आवश्यकता थी। आमतौर पर पृथ्वी स्तरीय कलाओं के लिए केवल 50 अंकों की आवश्यकता होती थी। जिस तकनीक में उसकी रुचि थी, उसके अंक पृथ्वी स्तरीय कला के अंकों से 2 गुने थे। शी म्यू के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत अपनी जुवानलिंग दीवार निकाली। उसके प्रभाव में अंदर से एक सफेद रोशनी निकली और किताबों की अलमारी पर लगी निषेध मुहर की सतह से टकराए। उसकी जुवानलिंग दीवार पर 100 अंक घटकर 99 अंक रह गए थे। भिन्न नाव पर्दे पर एक सफेद रोशनी दिखाई दी, जो जल्दी ही एक विशाल चेहरे में बदल गई। क्या तुमने ही मुझे बुलाया है? चेहरे ने शी म्यू की ओर देखा और पूछा। आकृति की आवाज खोखली और भारी थी। हाँ, यह मैं हूँ, शी म्यू ने बड़े सम्मान से उस विशाल चेहरे की ओर झुककर कहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पवित्र आत्मा मंडप को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया था। अंततः पूरा पवित्र आत्मा मंडप वास्तव में निषेध प्रतिबंध के संरक्षक के नियंत्रण में था। यद्यपि पवित्र आत्मा मंडप पर पत्थर की पट्टिका पर स्पष्ट रूप से विवरण लिखा हुआ था, लेकिन प्रतिबंध के संरक्षक को बुलाकर आगे प्रश्न पूछने पर कुछ जुवानलिंग अंक खर्च हो सकते थे। बेशक पूछा गया सवाल सख्त और गंभीर होना चाहिए था। अगर सवाल किसी मजाकिया हरकत का होता तो संरक्षक उसका जवाब नहीं देते और पॉइंट वापस नहीं मिलता। तुम क्या चाहते हो? रक्षक ने पूछा। मैंने स्वर्ग में 18 सीढ़ियां चढ़ाने की तकनीक देखी है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इसकी कीमत 95 जुवानलिंग पॉइंट क्यों है। ये तकनीक एक प्राचीन रहस्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। केवल अवसर मिलने पर ही इसमें महारत हासिल की जा सकती है। रक्षक की आवाज अलौकिक थी और उसके शब्द शी म्यू के कानों में गूंज रहे थे। शी म्यू ने एक शब्द सुना और पहले से भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। ये कैसा जवाब है? ये बहुत सामान्य था और इसमें कोई खास जानकारी नहीं थी जिससे उसे समझने में मदद मिलती। आपने जो पूछा था उसका मैंने उत्तर दे दिया है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। रक्षक धीरे धीरे लुप्त होने लगा। रक्षक को लुप्त होते देख शी म्यू ने खुद को नहीं रोका और जल्दी से पूछा, रुको आदरणीय रक्षक, मेरा एक आखिरी सवाल है। क्या मैं जान सकता हूँ कि 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला कहाँ रखी है? साधना के तीसरे चरण के बदले में इसके कितने अंक लगेंगे? अध्याय 507, दरवाजे पर मुसीबत। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला किंगलान के 3 महान पवित्र स्थलों में से एक है। तीसरे चरण के लिए 10,000 जुवानलिंग बिंदुओं की आवश्यकता होगी। रक्षक ने शी म्यू के प्रश्नों का सीधा उत्तर दिया और फिर हवा में गायब हो गया। 10,000 पॉइंट्स। शी म्यू ने ये शब्द सुने और खुद को स्तब्ध महसूस करने से नहीं रोक सका। उसके माथे का पसीना उसके गालों पर लुढ़क गया। रक्षक की आवाज धीरे धीरे लुप्त होने लगी तथा स्वयं शी म्यू भी अपने शब्दों को लेकर थोड़ा भ्रमित हो गया, जिसके कारण उसने 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला के 4 चरणों के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं सुना। अभी उसे यह बात कुछ खास समझ में नहीं आ रही थी। शी म्यू ने सिर हिलाया और अपने चेहरे से पसीना पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। वह चौंका तो था, पर थोड़ी राहत भी महसूस कर रहा था। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला के तीसरे चरण के लिए एक निश्चित संख्या में अंकों की आवश्यकता होती है। सामान्यतः औसत दर्जे के शिष्य के लिए इसे बदलना असंभव होता है। यहाँ तक कि 1000 साल का शिष्य भी ज्यादा से ज्यादा पहले 3 चरणों का ही आदान प्रदान कर पाता है। शी म्यू ने स्वर्ग में 18 सीढ़ियों को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं।
आखिरकार उसने दांत पीसकर अपनी आत्मिक इंद्रिय को सक्रिय किया। एक सफेद रोशनी निकली जो सील को भेदती हुई स्वर्गीय स्टाफ तकनीक की पुस्तकों पर जा गिरी। जुबानलीग दीवार के भीतर सफेद रोशनी उड़ गई और जुबानलीग अंक तुरंत 95 अंक कम हो गए। स्वर्ग से होकर गुजरने वाली 18 सीढ़ियों की जेड पर्चियां सीधे निषेध मुहर से निकलकर शिम्यू के हाथों में आ गिरीं। शिम्यू ने अपने हाथ में जेड की पर्ची देखी और आह भरी। उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी और उसने तुरंत उसकी तरफ नहीं देखा। इसके बजाय वह मुड़ा और बाहर की ओर उड़ गया। पवित्र आत्मा मंडप से निकलते ही वह सीधे जुबानलीग टॉवर की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने कई को छोड़ दिया और अपनी हरी पंखों वाली उड़न गाड़ी पर सवार होकर अपने गुफा निवास की ओर वापस चला गया। उसकी आंखें चमक उठीं और घर का दरवाजा खुल गया। उसके कई सेवक दरवाजे के बाहर सूजे हुए चेहरे लिए खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पीटा गया हो। शिम्यू का चेहरा उतर गया जब वह उनकी ओर उड़ रहा था। कई परिचारकों ने शिम्यू को देखा और उनके चेहरे राहत और खुशी से भर गए। उनमें से एक था क्यूई फेंग, जो जोर जोर से चिल्लाकर बता रहा था कि क्या हो रहा है। वाह, युवा मास्टर वापस आ गए हैं और मास्टर कई भी। कुछ देर पहले कुछ लोग आए थे और घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मेरे घर में घुसने की हिम्मत किसकी है? क्यूई फेंग की रिपोर्ट सुनकर कई गुस्से से चिल्लाया। हालांकि चिल्लाते हुए उसने शिम्यू की तीखी नजर महसूस की और तुरंत चुप हो गया। मुझे थोड़ा थोड़ा करके बताओ, ये कौन आए हैं? शिम्यू ने आंखें सिकोड़कर सिर घुमाया और पूछा। पवित्र भूमि में किसी के लिए भी बिना अनुमति के मालिक के निवास में प्रवेश करना बहुत ही उत्तेजनापूर्ण बात थी। यह वही लोगों का समूह था जो पिछली बार कुई हुआन को ढूंढने आया था। बस इस बार झाओ शेनलेई खुद शामिल हो गया था। क्यूई फेंग ने डरते हुए फुसफुसाया। शिम्यू की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और वह निवास के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। क्यूई फेंग और अन्य लोगों ने दरवाजे के पास खड़े होकर एक दूसरे को देखा। निवास के हॉल में एक लंबा और पतला युवक पत्थर की कुर्सियों में से एक पर बैठा था। वह लगभग 20 साल का लग रहा था। उसकी नाक टेढ़ी थी और आंखें गहरी थीं। बीच बीच में उसकी आंखों में ठंडक की झलक दिखाई देती थी, जिससे एक उदास सा एहसास होता था। उसके बगल में कुछ सेवक खड़े थे। उनमें से एक झाओ सानबाओ था। उस समय वह अपने स्वामी की चापलूसी करते हुए बहुत आकर्षक लग रहा था। सानबाओ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जो जानकारी इकट्ठा की है वह सही है? उदास आदमी ने पूछा। युवा गुरु, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने स्वयं शिम्यू के साथ पवित्र भूमि आए कुछ शिष्यों से उनके बारे में पूछताछ की थी। वह वास्तव में साधना के अपने प्रथम चरण में हैं और हाल ही में परीक्षणों से उबरकर किंगलान के शिष्य के रूप में आगे बढ़े हैं, झाओ सानबाओ ने आश्वस्त किया। उदास आदमी ने मन ही मन कहा, ये सचमुच अविश्वसनीय है कि कोई व्यक्ति अभी भी साधना के प्रारंभिक चरण में है और इतनी कठिनाइयों से गुजर सकता है। ऐसा अनुमान है कि यह शिम्यू बालक भाग्यशाली था कि उसने परीक्षाएं पास कर लीं। वह 35वें स्थान पर रहा, बमुश्किल उच्च शिष्यों की श्रेणी में आ पाया। हालांकि वह एक इंसान है और आपकी बराबरी नहीं कर सकता, युवा गुरु, झाओ सानबाओ ने प्रशंसापूर्वक कहा। ये तो स्वाभाविक ही है। लेकिन सानबाओ, तुम भी साधना के शुरुआती दौर में हो और तेंदुआ कुल से हो। तुम इस मानव किसान से कमजोर नहीं हो। तुम खुद लड़ने के बजाय मुझे यहाँ आकर उससे लड़ने के लिए क्यों परेशान कर रहे हो? उदास आदमी ने नाक भान से कोड़ते हुए कहा। किसी भी तरह यह व्यक्ति पवित्र भूमि का एक उच्च शिष्य है। मैंने अपनी मंशा शिष्टाचार के साथ व्यक्त की, फिर भी न केवल उसने मेरी बात नहीं मानी बल्कि वह मौखिक रूप से भी असभ्य था। मुझे डर है कि अगर मैं उस पर हमला करूं तो मेरे पास कोई मौका नहीं बचेगा। लेकिन आपकी उपस्थिति में क्या शिम्यू हार नहीं मानेंगे और कुई हुआन को सौंप नहीं देंगे? झाओ सानबाओ उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए बोल रहे थे। उसने झाओ शेनलेई को यह नहीं बताया कि पिछली बार जब वह कुई हुआन को ढूंढने उसके घर गया था तो शिम्यू ने उसे बाहर निकाल दिया था। इस बार चूंकि झाओ शेनलेई खुद वहां मौजूद था, वह इस मौके का इस्तेमाल अपने अपमान का बदला लेने के लिए करेगा। झाओ शेनलेई ने नाक भान सिकोड़ी और फिर कुछ नहीं बोला। बाहर से एक भारी कदम की आवाज आई। कयामत कयामत कयामत। पदचिन्ह पहाड़ के समान भारी थे और जमीन हल्की सी हिल रही थी। उस आदमी का उदास चेहरा कुछ बदला। हालांकि उसने खुद को संभाला और बाहर की ओर देखते हुए थोड़ी गरिमा दिखाए। एक साया सा आकार प्रकट हुआ और वह कोई और नहीं बल्कि शिम्यू था। उसका लंबा चौड़ा आकार हॉल के बाहर प्रकट हुआ, जिसने बाहर की सारी रोशनी को अंदर आने से लगभग रोक दिया था। हॉल में मौजूद कुछ लोगों को क्षण भर के लिए ये भ्रम हुआ कि पूरा दिन उसकी आकृति ने ढक लिया है। उदास आदमी का चेहरा दृढ़ था। वह धीरे से अपनी सीट से उठा और शिम्यू की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। तुम जरूर झाओ शेनलेई होगे। तुम्हारे जैसे किसी का मेरे घर में घुस आना बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। शिम्यू ने झाओ शेनलेई की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। तुम्हारी यह हिम्मत, तुम कौन होते हो हमारे युवा स्वामी को इस तरह संबोधित करने वाले? झाओ सानबाओ गुस्से से दहाड़ा। शिम्यू की आंखों में एक ठंडी चिंगारी चमक उठी जब उसने सीधे झाओ सानबाओ की ओर देखा। झाओ सानबाओ के हाव भाव तुरंत बदल गए, मानो किसी ने सीधे उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। उसका शुरुआती गुस्सा ठंडा पड़ गया और वह खुद को कुछ कदम पीछे हटने और झाओ शेनलेई के पीछे छिपने से नहीं रोक सका। मेरे यहाँ के अटेंडेंट में शिष्टाचार की कमी है। अजीब बात है कि भाई शिम्यू को ऐसा नजारा देखना पड़ा। झाओ शेनलेई ने हंसते हुए कहा। तुम मेरे इलाके में हो, मेरे घर में, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। तुम्हें तो सब लोगों में से पता होना चाहिए। फिर भी तुम आज अपने लोगों को यहाँ लाए हो। तुम न सिर्फ मेरे घर में घुस आए बल्कि मेरे साथी सेवकों को भी घायल कर दिया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा।
बोलते हुए शी म्यू के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। हे, अरे प्यारे भाई शी म्यू, आपको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस आपसे मिलने के लिए यहाँ आने वाले थे। अफसोस की बात है कि काफी देर तक बाहर इंतजार करने के बाद आपको देखे बिना मैं आपकी इजाजत के बिना अंदर आ गया। मेरे साथी सेवक यहाँ बदतमीज और हिंसक हैं, इसलिए आपके सेवकों और मेरे सेवकों के बीच झगड़ा हो गया। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ, झाओ शेनली ने सहज भाव से कहा। लेकिन पलटकर झाओ सानबाओ समेत अपने सेवकों का मजाक उड़ाया। सानबाओ का चेहरा कई बार बदला, मानो उसे अंदाजा ही न हो कि झाओ शेनली ऐसे शब्द कहेगी। वह थोड़ा हिचकिचाया। झाओ शेनली की आंखें ठंडी थीं जब उसने अपने बगल में खड़े सेवकों की ओर देखा। उनमें से कुछ के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वे पतली बर्फ में गिर रहे हों। वे जल्दी से शी म्यू के सामने पहुंचे और माफी मांगते हुए झुके, फिर अपने गालों पर तब तक थप्पड़ मारे जब तक उनके मुंह के कोनों से खून नहीं निकलने लगा। युवा गुरु शी म्यू, आपको नाराज करना हमारी गलती थी, कृपया हमें माफ कर दीजिए, झाओ सानबाओ और अन्य सेवकों ने कहा। शी म्यू ने भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ शेनली सार्वजनिक रूप से ऐसा अपमानजनक तरीका अपनाएगा। अगर वह इसी तरह इस मुद्दे को उठाता रहा तो लगता था कि बात हाथ से निकल जाएगी। चूंकि तुम सबने अपनी गलती मान ली है तो बाहर जाओ और उन लोगों का सामना करो जिन पर तुमने हमला किया था। उनसे माफी मांगो और क्षमा मांगो, शी म्यू ने हाथ हिलाते हुए कहा। झाओ सानबाओ का शरीर अकड़ गया था और उसने अपना सिर नीचे कर लिया था और उसकी आंखें चमक उठीं। शी म्यू की ताकत जबरदस्त थी और वह झुकता नहीं था। बाहर मौजूद शी म्यू के सेवक भी, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, उनकी आंखों में नहीं देखते थे। किसी के आगे झुककर माफी मांगना एक शर्मनाक काम था। इससे किसी को कमजोर समझा जाता था। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें युवा गुरु शी म्यू की बातें समझ नहीं आ रही हैं? अब जाओ, झाओ शेनली चिल्लाया। झाओ सानबाओ के मन में विचार उमड़ घुमड़ रहे थे और वह इतना क्रोधित था कि उसकी आंखें लाल हो गईं। लेकिन झाओ शेनली के डर से वह हार मानकर बाहर चला गया और शी म्यू के उन सेवकों का सामना करने लगा जिन्हें उसने पहले पीटा था। झाओ सानबाओ को बाहर जाते देख अन्य लोग भी उनके पीछे चले गए। थोड़ी देर बाद उनमें से कई लोग हताश होकर बाहर चले गए। शी म्यू ने अपनी आत्मिक इंद्रियों को मुक्त किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने सचमुच उसके आदेश का पालन किया है और उसके पीटे गए सेवकों से माफी मांगी है। पीटे गए सेवकों में निवास के प्रबंधन में उसका दाहिना हाथ क्यूई फेंग भी शामिल था। इस स्थिति में यह अप्रिय घटना हल हो गई है। शी म्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, भाई शी म्यू, इतना क्षमाशील इंसान होने के लिए शुक्रिया। झाओ शेनली की पुतलियां हंसने से पहले थोड़ी सिकुड़ गईं। तो भाई झाओ, आज तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? शी म्यू ने बैठते हुए पूछा। ओह, ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। यह आपके एक सेवक कुई हुआन के बारे में है। मुझे लगता है भाई शी म्यू को इस महिला के मुझ पर भारी कर्ज के बारे में पता है और वह आपके घर में छिपी हुई है। उसका कर्ज चुकाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए हम खुद उसे लेने यहाँ आए हैं। शी म्यू की आंखें चमक उठीं और वह एक पल के लिए चुप रहा। मैंने झाओ सानबाओ को पिछली बार यहाँ आने पर बताया था। कुई हुआन को अब किंगलान की पवित्र भूमि ने मेरे निवास पर नियुक्त कर दिया है। अगर आप उसके साथ अपने विवाद सुलझाना चाहते हैं तो कृपया उसके यहाँ से जाने तक प्रतीक्षा करें। झाओ शेनली ने ये शब्द सुने और उसकी आंखें हल्की सी झपक गईं। एक कहावत है कि उधार लिया हुआ पैसा चुकाना ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही स्वाभाविक न्याय है। भाई शी म्यू शिष्यों के बीच के बंधन और सिर्फ कुई हुआन जैसी लड़की के लिए उधार चुकाने के महत्व की परवाह कैसे नहीं कर सकते। झाओ शेनली ने शांति से बात की, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह बेहद गुस्से में थे। मैं शिष्यों के बीच के बंधन या किसी समझौते को पूरा करने के महत्व को कभी हल्के में नहीं लूंगा। हालांकि कुई हुआन मेरे ही घर की है, मैं चुपचाप बैठकर उसके साथ बुरा होता नहीं देख सकता। झाओ शेनली का चेहरा उदास था और उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। अचानक उसकी आंखों में दो चमकदार चांदी की रोशनियां चमक उठीं जो शी म्यू की ओर घूर रही थीं। शी म्यू को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी आंखों की सुनहरी रोशनी भी निकल आई थी। शी म्यू की आंखों की सुनहरी रोशनी और झाओ शेनली की आंखों की चांदी जैसी रोशनी दोनों एक दूसरे से टकरा गईं। कमरे में एक तीखी फटने की आवाज गूंज उठी। सोने और चांदी की रोशनियां आपस में टकराकर एक दूसरे को मिटा गईं। उनके बीच के अंतराल में एक लहर उठी और अदृश्य उतार चढ़ावों का एक चक्र दूर होने लगा। शी म्यू के शरीर का लाल भाग अदृश्य उतार चढ़ाव से चमक उठा। झाओ शेनली के शरीर के चारों ओर चमकती चांदी की रोशनी की परत थोड़ी हिल गई क्योंकि इसने अदृश्य उतार चढ़ाव को रोक दिया। हालांकि झाओ सानबाओ और बाकी लोग अदृश्य उतार चढ़ाव के बीच फंस गए। उनके शरीर जोर से कांप रहे थे और वे खुद को कुछ कदम पीछे हटने से नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि उनके चेहरों से खून बहने लगा था। सौभाग्यवश इस अदृश्य लहर की केवल एक ही लहर थी, इसलिए उनमें से कई लोग शीघ्र ही ठीक हो गए। झाओ शेनली के हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि यह झाओ शेनली के लिए सिर्फ एक परीक्षा थी कि वह देख सके कि शी म्यू कितना मजबूत है, लेकिन शी म्यू की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अध्याय 508 लाइटें बंद। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। हाँ, ठीक है, मैं आपकी खातिर इस मामले को फिलहाल छोड़ देता हूँ। मैं झाओ शेनली कुई हुआन को अस्थायी रूप से जाने दूंगा। हालांकि उसका जो कर्ज है उसे चुकाना होगा। अभी के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही, फिर हम विदा लेते हैं। झाओ शेनली अचानक हंस पड़ा और शी म्यू की ओर हाथ हिलाया। वह लापरवाही से अपनी सीट से उठा और मुड़कर बाहर की ओर चल दिया। झाओ सानबाओ और अन्य सेवक अपने युवा स्वामी के पीछे चले गए।
आदमियों को जाते देख शी म्यू की आंखों में एक चमक सी आ गई। पता नहीं कब, लेकिन कई शी म्यू के कंधे पर बैठ गई थी। शी म्यू, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? झाओ शेनलेई जैसा कमजोर आदमी बिना बताए हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये तो हद ही हो गई। तुमने उसे कर्ज माफ करने के लिए मजबूर करने का मौका क्यों नहीं गंवाया? कई ने पूछा। हो सकता है कि वह उतना ताकतवर न हो, लेकिन वह मुझसे ज्यादा समय से इस पवित्र भूमि पर है। आखिरकार मैं अभी भी इस जगह पर नया हूँ। ज्यादा उत्सुक होने की जरूरत नहीं है, इसलिए फिलहाल हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। झाओ शेनलेई के चरित्र के आधार पर वह निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। वह शिष्यों के बीच संबंधों में तनाव नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। वह जानता था कि किंगलान की पवित्र भूमि में उसका जीवन अभी शुरू ही हुआ है। अभी उसे पवित्र भूमि में पैर जमाने के लिए जल्द से जल्द खुद को मजबूत करना होगा। कुछ सोचने के बाद शिम्यू धीरे से खड़ा हुआ और गहरी सांस लेते हुए गुप्त कक्षों की ओर चल पड़ा। शिम्यू की आत्मा हवा में थी, उस दिशा में उड़ रही थी जिस ओर झाओ शेनलेई और उसके सेवक जा रहे थे। झाओ शेनलेई की अभिव्यक्ति अत्यंत सुस्त थी क्योंकि वह चुपचाप आगे बढ़ रहा था। वह अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर अपने सेवकों को देखने लगा। झाओ सानबाओ, यहाँ आओ। झाओ सानबाओ भयभीत लग रहा था, लेकिन उसने अपने युवा स्वामी की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं जुटाई। धीरे धीरे वह सिर झुकाए उसके पास पहुंचा। युवा मास्टर, वह आदर में झुक गया। हालांकि झाओ शेनलेई का मूड साफ नहीं था। उसने अचानक हाथ हिलाया और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। झाओ सानबाओ का शरीर टूटी हुई जेब की तरह बाहर निकल आया। उसके मुंह से खून की धार निकली और उसके कुछ दांत भी। उसका शरीर जोर से जमीन पर गिरा और कई बार लुढ़का। इससे पहले कि वह उठ पाता, एक पैर आसमान से उतरकर उसके चेहरे पर आ गिरा। ये मानव अपशिष्ट है जो हाल ही में उसकी खेती के मध्य स्तर तक उन्नत हुआ था। झाओ शेनलेई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अधिक ताकत के साथ झाओ सानबाओ पर कदम रखा। झाओ सानबाओ की खोपड़ी से चटकने की आवाज आने लगी, मानो वह जल्द ही उसके बल से टूट जाएगी। युवा स्वामी, कृपया मेरी जान बख्श दें। झाओ सानबाओ चिल्लाया और दया की भीख मांगी। कई अन्य सेवक तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब आप पहले कुई हुआन को ढूंढने वहां गए थे तो क्या हुआ था? झाओ शेनलेई ने झाओ सानबाओ के सिर पर कुछ और बार अपने पैर पटके और चिल्लाया, फिर धीरे धीरे उसे जाने दिया। झाओ सानबाओ तुरंत लड़खड़ाते हुए उठा और झाओ शेनलेई के पैरों में घुटने टेक दिए। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कोई भी जानकारी छिपाए और बता दे कि पिछली बार जब वह कुई हुआन को ढूंढने गया था तो असल में क्या हुआ था। उस समय जो हुआ था उसके परिणामस्वरूप शी म्यू ने वहां गए सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। लानत है। झाओ शेनलेई को गुस्सा आ गया और उसने झाओ सानबाओ पर एक बार फिर जोरदार लात मारी। उसका शरीर फिर से 10 फुट ऊपर उछल गया और उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। अन्य लोग इसकी आवाज सुनकर भयभीत हो गए। झाओ सानबाओ दर्द से चीख पड़ा क्योंकि उसका शरीर एक बार फिर जमीन पर जोर से पटक गया। दर्द को दबाने और बाहर निकलने की ताकत जुटाने से पहले ही वह जमीन पर कई बार लुढ़का। उठते हुए उसने अपनी पसलियों को दर्द से पकड़ लिया। झाओ सानबाओ को फिर से अपने पैरों पर खड़ा देखकर उसने आखिरी बार उस पर एक और लात मारी और अपनी नजरें फेर लीं। उसकी आंखें कुछ और बार चमकीं और उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। चल दर। एक क्षण बाद उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और दूर चलने के लिए मुड़ा। झाओ सानबाओ तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अन्य परिचारकों के साथ उसके पीछे पीछे चला गया। जब शिम्यू और झाओ शेनलेई आपस में भिड़ रहे थे तब हमेशा शांत रहने वाले किंगलान में कुछ बड़ी घटना घटी। किंगलान की गहराई में स्थित तारों के मंदिर में एक लंबा गलियारा था जहां कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हर कमरे का सामान लगभग एक जैसा था। वहां जरूर एक मेज होगी, उसके ऊपर एक पुराना नीला लैंप होगा और एक लकड़ी का बेड़ा होगा जिस पर किसी का नाम लिखा होगा। ये किंगलान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। इन नीले दीपों को ऊंची आत्मा ज्योतियां के नाम से जाना जाता था, जो आत्माओं के दीप का एक भाग थीं। हॉल के बाहर दूर से प्रकाश की 3 किरणें चमकीं। जैसे ही फ्लैश गिरा, प्रकाश में 3 आकृतियां उभरीं। प्रकाश में हरे वस्त्र में एक बूढ़ा आदमी, काले चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी और सफेद वस्त्र में एक युवती थी। इन तीनों से निकलने वाली आभा अत्यंत प्रबल थी। नमस्कार। 3 पवित्र बुजुर्गों। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी हॉल से भागा और तीनों आकृतियों के सामने आदर पूर्वक झुका। उठो। हरे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया और अधेड़ उम्र का आदमी अनायास ही खड़ा हो गया। मध्यम आयु वर्ग का वह व्यक्ति एक ओर खड़ा था और उसकी आंखों में विस्मय का भाव था। बूढ़ा आदमी और बाकी 2 बुजुर्ग उत्सुकता से तारों के मंदिर की ओर चल पड़े। उन्हें हॉल के आखिर में एक कमरे में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। ये कमरा बाकियों से बड़ा और कम सजाया हुआ था। तीनों पवित्र बुजुर्गों ने दरवाजा धक्का देकर खोला। वहाँ एक लंबी मेज थी और उसके ऊपर एक ऊंचा आत्मा दीपक रखा था। दीप के सामने कोई लकड़ी का चिन्ह नहीं था, न ही उस पर कोई नाम खुदा हुआ था। हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खुशी और दुख का मिश्रण। बुजुर्ग ने अपना सिर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर घुमाया और पूछा, ये कब हुआ? ये कुछ ही देर पहले हुआ। जब मैं हमेशा की तरह गश्त कर रहा था तो बत्तियां बुझ चुकी थीं और किसी भी असामान्य चीज का कोई संकेत नहीं था। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने पवित्र बुजुर्गों को सूचित किया। हरे चोगे वाले बूढ़े आदमी ने सिर हिलाकर हाथ हिलाया। अधेड़ उम्र का आदमी इशारा समझ गया और जल्दी से वहां से चला गया। उसके चले जाने के बाद हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने दूसरों से पूछा, तुम दोनों क्या सोचते हो? अब तक तो उसकी आत्मा पूरी तरह से चली गई होगी।
हम्फ, अच्छा हुआ छुटकारा, काले चेहरे वाले अधेड़ आदमी ने घुराघुराते हुए कहा। हजारों साल पहले से इस बच्चे की आत्मा की ज्योति बेहद धूमिल रही है। आखिरकार 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला का पहला चरण उसके भीतर था और यह कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। अब जब ज्योति फीकी पड़ गई है तो जरूर कुछ हुआ होगा। आपका क्या मतलब है? सफेद वस्त्र पहने युवती ने प्रश्नवाचक भाव से पूछा। अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें वास्तव में क्या हुआ था इसका विवरण सत्यापित करना होगा। मैं पहले इस मामले की सूचना अपने पूर्वजों को दूंगा, बाकी सब मैं इसे तुम दोनों पर छोड़ दूंगा। हरे वस्त्रधारी आदमी ने अपनी आस्तीनें लहराते हुए कहा। मैं पहले इस मामले की सूचना अपने पूर्वजों को दूंगा, बाकी सब तुम दोनों पर छोड़ दूंगा। सफेद वस्त्रधारी महिला और काले चेहरे वाले आदमी ने एक दूसरे को देखा। बिना कुछ कहे दोनों साथ साथ कमरे से बाहर चले गए। आधे दिन में ही किंगलान के छोटे से इलाके में सफेद रोशनी बुझने की खबर फैल गई। इस अचानक खबर से काफी हंगामा मच गया। एक सफेद महल में 2 व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनमें से एक काले चेहरे वाला मध्यम आयु का व्यक्ति था जिसके मांसपेशियां उभरी हुई थीं, जबकि दूसरा गोरा युवक था जिसके सिर पर सींग थे। हालांकि उस व्यक्ति ने जानबूझकर अपनी आत्मिक इंद्रियों को मुक्त नहीं किया था, फिर भी उसके शरीर से एक बहुत ही प्रबल आभा निकल रही थी। ये स्पष्ट था कि उसकी शारीरिक साधना अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। उच्च आत्मा दीपक का प्रकाश बुझ गया है। ये तो बहुत बढ़िया है। सींग वाला युवक खड़ा हुआ और बोला, यह एक शानदार मौका है। तुममें बेजे का खून है। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला को निखारने के लिए तुम सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हो। मुझे निराश मत करना, काले चेहरे वाले आदमी ने कहा। निश्चिंत रहिए मालिक, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एक शानदार गुफानुमा घर में 7-8 युवक इकट्ठे हुए थे। क्या तुमने सुना? 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला पर से प्रतिबंध आखिरकार हट रहा है। आखिरकार हम इसे सीख पाएंगे, चील जैसी तेज आंखों और नुकीली नाक वाले एक युवक ने कहा। वास्तव में तुमने ये कहाँ से सुना? ये सच है, यह एक विश्वसनीय स्रोत से है और यह आज ही हुआ है, तीखी नजरों वाले युवक ने कहा। ये तो अद्भुत है। गुफा में मौजूद दूसरे व्यक्ति ने भी उत्साह दिखाया। 9 क्रांतियों की रहस्यमयी कला सीखना उन लोगों के लिए आसान नहीं होगा जिनका इतिहास में कोई इतिहास नहीं है। हालांकि सफलता की कुछ संभावनाएं हैं, तलवार जैसी तीखी भौहों वाले एक युवक ने कहा। जैसे ही यह वक्तव्य बोला गया, श्रोतागण में उपस्थित सभी लोगों की निगाहें किनारे बैठे व्यक्ति पर टिक गईं। वह देखने में तो बस 10 साल का लग रहा था, मानो अभी किशोरावस्था में ही हो। हालांकि उसका शरीर बेहद लंबा और सीधा था और उसके बाल ऊपर की ओर थे। उसकी आंखें मानो बिना किसी रोशनी के अपने आप ही एक अराजकता से जूझ रही हों। उन्हें सीधे देखना मानो एक भंवर में झांक रहा हो जो सबकी आत्मा को चूस रहा हो। लगता है किसी ने कुछ सोच रखा है। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला साधना की कला है, इसलिए हर कोई इसे पूरी तरह से निखार सकता है। एक लंबे कद के युवक ने अपने होठों के कोने पर एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। भाई गुशे, क्या आप 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला सीखने की योजना नहीं बना रहे हैं? उनमें से एक युवक ने पूछा। बात बस इतनी सी नहीं है। मेरे पास प्राचीन रक्त है और मैं बदला लेना चाहता था। हालांकि मेरी ऊर्जा बहुत प्रबल थी। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला अब मेरा एकमात्र मौका है और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मुझे जो पता है उसके आधार पर 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला के लिए एक निश्चित मात्रा में जुबानलिंग बिंदु की आवश्यकता होती है और यह कोई छोटी राशि नहीं है। बोलते हुए लंबे युवक की आंखें चमक उठीं। कई अन्य लोग दूर से ही उसकी निगाहें महसूस कर सकते थे। उनके हाव भाव तुरंत बदल गए। हालांकि ऐसा है, हम में से कई लोग मिलकर भी इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। आपसी सहयोग से सभी को निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। लंबे कद के युवक ने सुझाव दिया। बाकी लोग भी उत्सुक थे। ये स्पष्ट था कि सभी के मन में एक ही विचार था। किंगलान की गहराइयों में पीले चेहरे वाला एक युवक कांसे के रंग की तलवार लिए हुए था। वह हवा में वार करते हुए उस हथियार से कुछ चालें चलने का अभ्यास कर रहा था। तलवार निकलकर पहाड़ की चिकनी सतह पर गिर पड़ी और अचानक पत्थर टूटकर गिर पड़ा। कुछ सांसें लेने के बाद युवक वहीं रुक गया। पहाड़ की दीवार पर जमी धूल उड़ी और तेजी से बिखर गई। कट के निशान किसी भूदृश्य चित्र की तरह थे। पहाड़ की चोटियां न सिर्फ ऊंची थीं, बल्कि सीधी भी थीं। पानी बादल की तरह एक खूबसूरत कलाकृति बना रहा था। नियंत्रण करने की इतनी शक्ति थी। युवक की नजर पहाड़ की दीवार पर पड़ी और उसने अपनी कलाइयां मोड़ते हुए सिर हिलाया। अचानक एक बड़ा चाकू पहाड़ पर तिरछा दिखाई दिया। टकराना। विशाल पर्वत शिखर कागज के पेस्ट की तरह 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़े। युवक का शरीर अचानक हवा में लहराया और जमीन पर जमी धूल से बचता हुआ हवा में चला गया। उसने तुरंत अपना हाथ घुमाया और एक सफेद टोकन निकाला। सफेद रोशनी चमकी और कुछ पंक्तियां लिखी दिखाई दी। युवक की आंखें चमक उठीं और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह, आखिरकार यह रिलीज हो गया, उसने खुद से कहा और वह एक पीले धुंधलेपन की तरह दूर उड़ गया। यद्यपि श्वेत प्रकाश की खबर केवल एक छोटे से क्षेत्र तक ही फैली थी और बाहरी लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, फिर भी इसने हलचल पैदा कर दी। पवित्र भूमि में, चाहे वह जुवानलिंग टॉवर हो या कोई अन्य शहर, 9 क्रांति रहस्यमय कला से संबंधित कई प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत अचानक दोगुनी हो गई थी। अध्याय 509, लाठी तकनीक से विजय। अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। आधे साल बाद किंगलान के पीले क्षेत्र में एक बंजर पहाड़ी के सबसे पश्चिमी छोर पर हरे रंग का वस्त्र पहने एक हट्टा कट्टा युवक अपनी आंखें बंद किए खड़ा था। उसका चेहरा सीधा और तीखा था, मानो आसमान की ओर इशारा करता कोई भाला।
और उसकी भौहें टेढ़ी थीं। वह कोई और नहीं बल्कि शी म्यू था। उसकी बगल में उसकी ऊंचाई के बराबर और एक हाथ जितनी मोटी एक क्रूर काली लोहे की छड़ी भी थी। जैसे ही उसके चारों ओर ध्वनि गूंजने लगी, शी म्यू की आंखें अचानक खुल गईं और सुनहरे बालों की एक हल्की सी झलक उभर आए। हवा का एक हल्का सा मगर क्षणिक भंवर धीरे धीरे उसके चारों ओर बनने लगा। शी म्यू ने एक हाथ बढ़ाकर लाठी पकड़ ली। उसके पैर के अंगूठे ने लाठी के निचले हिस्से पर हल्के से ठोकर मारी। लाठी का सिरा अचानक ऊपर उछल गया और दूसरे हाथ ने लाठी को अपने हाथ में उठा लिया। उसके दोनों हाथ लाठी पर थे। उसकी बांह घुमाने से हवा में एक गोला बना। नंगी आंखों से दिखाई देने वाला एक सफेद चक्रवात उस गोले से बाहर निकल रहा था। पहले तो भंवर ज्यादा तेजी से नहीं घूम रहा था, लेकिन जैसे ही शी म्यू की गति तेज हुई, चक्रवात ऊपर की ओर उड़ गया। कुछ ही देर में एक सफेद बवंडर बन गया। शी म्यू के पैर के पास स्थित बलुआ पत्थर सफेद बवंडर में समा जाने पर कांपने और तैरने से खुद को नहीं रोक सका। तभी शी म्यू ने अचानक अपनी लंबी लाठी पकड़ी और एक कदम आगे बढ़ा। उसने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और आगे की ओर जोर से धक्का दिया। हफ अनगिनत धूल में लिपटा एक सफेद बवंडर सफेद स्पिरिट सांप की तरह है, सड़े हुए डंडे के ऊपर से फूट पड़ा। ये सीधे बाहर की 1 दर्जन ऊंची पहाड़ियों पर जा गिरा, जिससे जोरदार धमाके की आवाज आई। सफेद स्पिरिट सांप के प्रहार से पहाड़ी का शिखर फट गया और अनगिनत लहरें उठ खड़ी हुईं। आसपास बिखरी चट्टानें चूर्ण चूर्ण हो गईं। इस तकनीक को स्पिरिट स्नैक एग्जिट्स होल नाम दिया गया था, जिसमें एक ही हमले में छड़ी की नोक की गैस को पूरे शरीर की शक्ति के साथ मिला दिया जाता था। हमले की लहरें उठती थीं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तुरंत चकनाचूर कर देती थीं। ये कुछ हद तक क्यूई बर्स्टिंग नामक मूल तकनीक से मिलती जुलती थी। छड़ी हाथ में आने के बाद शी म्यू रुका नहीं, बल्कि उसे कसकर पकड़े रहा। एक झटके में छड़ी का सिरा उसके सामने आ गया। छड़ी हाथ में लिए वह हवा में आगे की ओर उछला। उसके पीछे गिरी हुई इच्छाधारी छड़ी को उसने खींचकर ऊपर उठा लिया। एक करवट के साथ उसका शरीर अचानक नीचे गिर गया। यह उसी प्रकार का था जैसा कि श्वेत नीला बंदर ने सुनहरे जियाओ सर्प को कुचलने के लिए प्रयोग किया था। इसकी गति उतनी कमजोर नहीं थी जितनी प्रतीत हो रही थी। हालांकि शी म्यू का कर्मचारी गिरा नहीं बल्कि हवा में जा लगा। पेंग, एक धीमी चीख सुनकर शी म्यू का शरीर अचानक भूकंप के बल से कई दसियों फीट ऊपर उठ गया। आकाश में दसियों फीट ऊपर शी म्यू की आंखें सुनहरी रोशनी में चमक उठी और उसका शरीर धनुष की तरह पीछे की ओर झुक गया। उसके हाथों से जकड़ा हुआ डंडा पीछे से आगे की ओर जोर से टकराया। सीटी बजती हवा की आवाज शी म्यू के कानों में गूंज रही थी, क्योंकि छड़ी लगातार हवा में रगड़ रही थी। जब वह जमीन से 10 फीट से भी कम दूरी पर थी तो एक फूंकने की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि छड़ी आग की लपटों में घिरी हुई थी। धमाका, कर्मचारी जमीन पर गिर पड़े, जिससे हवा में धुआं और धूल भर गई। काका, जमीन पर अचानक अनगिनत दरारें उभर आईं, जो मकड़ी के जाले की तरह चारों तरफ फैल गईं। जमीन अनगिनत टुकड़ों में कटे हुए टोफू के टुकड़े जैसी लग रही थी। जिस जमीन पर शी म्यू खड़ा था वह ढहने ही वाली थी कि वह पलट गया और उसमें फंसने से पहले ही पीछे हट गया। हवा में एड़ी घुमाने के बाद उसके पैर के तलवे पर एक सफेद बादल सा उभर आया, जिसने उसके शरीर को सहारा दिया। थोड़ी देर बाद धुआं नीचे बिखर गया। अब पहाड़ी परिदृश्य, जो नीचे थोड़ा सा लहरदार था, एक बड़े वृत्त में सिमट गया था, जिसके बीच में कुछ वर्गाकार आकृतियां थीं। बजरी बीच की ओर लुढ़क रही थी। शी म्यू ने ये देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। यहाँ तक कि उन्होंने यह उम्मीद भी नहीं की थी कि एजियो क्लाइंबिंग तकनीक और एजियो फाल्कन तकनीक का संयोजन इतनी विनाशकारी शक्ति प्राप्त कर सकता है। आवश्यक शारीरिक शक्ति के साथ एजियो क्लाइंबिंग तकनीक को लगातार 2 बार किया जा सकता है। एजियो फाल्कन तकनीक को 2 गुना भी किया जा सकता है। पिछले 6 महीनों से उसकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं गई थी। स्वर्ग में 18 सीढ़ियां पहले 8 और फिर 10 अलग अलग शैलियों में बटी थीं। हर चाल बहुत सरल और आसान लग रही थी, हालांकि हर प्रहार दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली था। इस समय तक शी म्यू ने केवल शीर्ष 8 तकनीकों का ही इस्तेमाल किया था, जबकि बाद की 10 तकनीकों से वह अभी भी अपरिचित था। पहली 8 शैलियों में स्पिरिट स्नैक एग्जिट्स होल, एजियो क्लाइंबिंग तकनीक और एजियो फाल्कन तकनीक के अलावा कुछ और भी शैलियां थीं। इन्हें हॉकिंग फाउल की कला, टाइगर पॉ की कला, सर्प तरंगों की कला और 1000 वार की कला के नाम से जाना जाता था। उनकी ताकत जबरदस्त थी। उनमें से उन्होंने शुरू में द हॉकिंग फाउल की कला खरीदी थी, जो कुछ हद तक एक राइफल के समान थी, लेकिन ये पूरी तरह से अलग थी। इस शैली में दुश्मन के चारों ओर लंबी छड़ी को आगे पीछे घुमाया जाता था और फिर अचानक उसे आगे पीछे खींच लिया जाता था, जिससे अदृश्यता की आड़ में दुश्मन को चोट पहुंचती थी। ये लाठी आपकी पसंद के अनुसार हल्की या भारी हो सकती थी। इसके अलावा इसे इतना हल्का भी बनाया जा सकता था कि दुश्मन इसे ढूंढ न सकें, जिससे इसका एक अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता। सर्प तरंगों की कला का प्रयोग लंबे डंडे के भार के साथ किया जाता था। डंडे को ऊपर नीचे घुमाते हुए, सीधे प्राणशक्ति से गुजरते हुए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती थी। इससे डंडा आगे की ओर बहती नदियों जैसा प्रतीत होता था। जहां तक बाकी चालों की बात है, हर चाल की अपनी खूबियां थीं। निरंतर अभ्यास और कुशल संयोजन से अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त किए जा सकते थे। कर्मचारियों को एक तरफ रखते हुए शी म्यू ने राहत की सांस नहीं ली, क्योंकि कई उसके पास दौड़ी। अच्छा नहीं, कुछ हुआ है, कई जोर से चिल्लाया और शी म्यू के कंधे पर गिर पड़ा। धीरे से बताओ, क्या हो रहा है शी म्यू? मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन जिन सामग्रियों में अत्यधिक यीन आभा होती है वे बिक्री में सबसे ऊपर हैं। यहाँ तक कि कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई है। मैंने ये खबर क्यूई फेंग से सुनी है। ठीक ठीक कितना?
शिम्यू की भौहें चढ़ गईं और उन्होंने पूछा, यह मैंने पूछताछ नहीं की, हालांकि जब मैंने इसके बारे में सुना है तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। यहाँ तक कि क्यूई फैंग को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं घूमने जा रहा हूँ, कई की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दो हरे पंखों वाली उड़ती गाड़ियां शिम्यू के पीछे से निकल आईं। तेज रोशनी वाले पंखे के नीचे शिम्यू जुवानलिंग टॉवर की ओर उड़ चला। जैसे ही शिम्यू ने पवित्र आत्मा मंडप में प्रवेश किया, मोटे प्रबंधक ने उसे देखा और तुरंत सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। जब शिम्यू कुछ बोलना चाहता था तो मोटे मैनेजर ने उसे अजीब नजरों से देखा, जिससे वह वहीं रुक गया। प्रिय अतिथि, आइए हम बात करने के लिए भीतरी कमरे में चलें, मोटे मैनेजर ने कहा और वह शिम्यू को भीतरी हॉल में ले गया। मैंने सुना है कि अत्यधिक यिन आभा वाली सामग्रियों की कीमतें हाल ही में काफी बढ़ गई हैं। क्या ये सच है? शिम्यू ने दरवाजा बंद करते हुए पूछा। ये बिल्कुल सच है। कुछ आध्यात्मिक सामग्रियों में अत्यधिक यिन आभा होती है जो लगभग दोगुनी हो गई है। ऐसा क्यों? अत्यधिक यिन आभा वाली सामग्रियों का उपयोग सीमित है। यह अचानक इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? इस पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो बस इतना सुना है कि किंगलान की पवित्र भूमि में स्थित बुलंद आत्मा द्वीप की एक ज्योति हाल ही में बुझ गई थी। ऐसा लग रहा है कि यह इसी घटना से संबंधित है, मोटे मैनेजर ने अजीब तरह से कहा। शिम्यू के विचार बदल गए और उसे एहसास होने लगा कि क्या हो रहा है। जब से श्वेत नीला पूर्वजों की आत्मा ज्योति बुझने की खबर फैली, लोग किंगलान की पवित्र भूमि में गुप्त रूप से 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला सीख रहे थे। इसके कारण अत्यधिक यिन आभा वाली आध्यात्मिक सामग्रियों की कीमत में वृद्धि हुई। चरम यिन आभा का उपयोग 9 क्रांति रहस्यमय कला के दूसरे चरण के लिए किया जाएगा। राइम फीनिक्स के रक्तसार के बारे में क्या? शिम्यू ने पूछा। मोटे मैनेजर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपको निराश करने के लिए क्षमा करें, लेकिन राइम फीनिक्स का रक्तसार किसी और को बेच दिया गया है, जिसने मूल कीमत से दोगुनी कीमत की पेशकश की है। क्या? इसे किसने खरीदा? शिम्यू ने ऊंची आवाज में कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। निश्चित रूप से, मोटे मैनेजर ने क्षमा याचना करते हुए अपना सिर हिलाया और कहा कि वह ग्राहक की जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता। शिम्यू मैनेजर की मुश्किल स्थिति को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने मैनेजर को शर्मिंदा नहीं किया। शिम्यू ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन मोटे मैनेजर के हाव भाव कुछ और ही कह रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई और ऊपर की तरफ इशारा किया। शिम्यू ने ये देखा और उसका हृदय तुरंत साफ हो गया। राइम फीनिक्स का रक्तसार उच्च वर्ग के एक शिष्य द्वारा खरीदा गया था। कुछ आत्मिक सामग्री और अन्य चीजें बेचने के अलावा कुछ लोग जानकारी भी बेचते हैं। क्या आप मुझे ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि यह अद्भुत यिन आभा और कहाँ पाई जा सकती है? मैनेजर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। अत्यधिक यिन आभा वाली सामग्री असामान्य होती है। इनका उत्पादन अधिकांशतः खतरनाक क्षेत्रों में होता है। पवित्र भूमि के अनुयायी के रूप में, जब तक आप यहाँ कुछ समय बिताकर कोई कार्य करते हुए या अपने निवास से सामग्री बेचते हुए इसका आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा करना वास्तव में असंभव है। अगर आपको कुछ पता हो तो कृपया मुझे बताएं, मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा, शिम्यू ने बीच में ही कहा। जैसे ही शिम्यू ने यह बात कही, उसने अपनी भंडारण अंगूठी से स्पिरिट पत्थरों का एक छोटा बैग निकाला और उसे प्रबंधक को सौंप दिया। 9 क्रांति रहस्यमय कला से संबंधित आत्मा सामग्री खरीदने की इस परिस्थिति में लोगों को उस पर संदेह हो सकता है। इसके अलावा न केवल उसके पास पर्याप्त आत्मिक रत्न नहीं थे, बल्कि उसके लिए उच्च स्तरीय धनी शिष्यों से प्रतिस्पर्धा करना भी मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह स्वयं ही बाहर जाकर उन्हें ढूंढें। वास्तव में, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उस समय यही सबसे अच्छा विकल्प था। ठीक है, चूंकि हम दोनों ही इंसान हैं, इसलिए मैंने जो कुछ सुना है मैं आपको कुछ जानकारी बताऊंगा, लेकिन आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मैनेजर ने स्पिरिट स्टोन वाला बैग रख लिया और एक हरे रंग का नक्शा शिम्यू को सौंप दिया। धन्यवाद। शिम्यू ने नक्शा लिया और उसे धन्यवाद दिया। ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था। अगर आपको वहाँ कोई और कीमती स्पिरिट सामग्री मिले तो आप उसे भी मुझे बेच सकते हैं। मैं उन्हें उचित दाम दूंगा। अध्याय 510, गहरा भूमिगत। अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। 1 महीने से भी अधिक समय बाद किंगलान शहर के उत्तरी क्षेत्र की पहाड़ियों में बर्फ जम गई थी और हर जगह बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। शिम्यू गड्ढे के सामने एक काले गड्ढे के सामने खड़ा था। उसने एक मोटा कोट लपेटा हुआ था, उसके हाथ में एक झुर्रीदार नीला नक्शा था और उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं। ठंडी हवा के झोंके के कारण नक्शा अस्त व्यस्त था और ऊपर लगभग 6-7 वृत्त दिखाई दे रहे थे, जिनमें से ज्यादातर पर चाप बना हुआ था। हालांकि केवल एक ही ऐसा था जिस पर चाप नहीं था। गड्ढे के सामने स्थिर खड़े होकर उसे अपनी हड्डियों में एक ठंडी सी लहर सी महसूस हुई। एक पल के लिए उसके बालों और भौहों पर पाले की मोटी परत नहीं जमी। काफी देर तक खड़े रहने के बाद उसने नक्शा एक तरफ रख दिया और अंधेरी गुफा की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया। उसके शरीर पर जो स्मोक था वह निम्न श्रेणी के स्पिरिट लेवल आभूषण का एक टुकड़ा था जिसे लगभग 1 लाख स्पिरिट स्टोन से खरीदा गया था। दरअसल इसमें कोई वास्तविक सुरक्षा क्षमता नहीं थी, ये बस ठंड और बर्फ का प्रतिरोध करने में सक्षम था। ऐसे में यह इस वातावरण के लिए बेहद उपयुक्त था। जैसे ही शिम्यू ने गुफा में कदम रखा, उसके पैरों के निशान बर्फ पर पड़ गए। गुफा में अंधेरा था, लेकिन सौभाग्य से अपनी आत्मिक इंद्री के कारण वह बिना किसी समस्या के देख पा रहा था। इस गुफा में सिर्फ एक ही रास्ता था जो नीचे तक जाता था। जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी। दीवारें पूरी तरह से कठोर चट्टानों से बनी थीं और कुछ हिस्से नुकीले थे।
इनका इस्तेमाल सिर्फ नंगे रास्ते के लिए ही किया जा सकता था। कुछ जगहों पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए बगल में चलना पड़ता था। आगे बढ़ते हुए तय दूरी से भी कम चलने के बाद वह 10 फीट से भी अधिक की एक गुफा के पास पहुंचा। पूरा स्थान हल्का सा अंडाकार था और चारों ओर से बर्फ से घिरा हुआ था जो शीशे की तरह चिकनी थी। सड़क के रास्ते के अलावा बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। शिम्यू की आंखें सुनहरी रोशनी में चमक उठीं जब उसने अपनी भौहों पर हल्की सी झुर्रियां डालते हुए उस घेरे के चारों ओर देखा। उनके अवलोकन के अनुसार आसपास की बर्फ 10 फीट से अधिक मोटी थी और नीचे कठोर चट्टान थी। वह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर उसे कुछ सूझा। उसने तुरंत ऊपर और नीचे अपने आसपास के माहौल पर नजर डाली। मैं समझ गया, उसने खुद से बुदबुदाया और अपनी मुट्ठी नीचे जमीन पर पटक दी। उसके चारों ओर धरती हिला देने वाले धमाके के साथ जमीन पर जमी बर्फ टूटकर ढह गई, मानो कोई व्यक्ति जमी हुई झील में गिर रहा हो। वह हवा में एक तकनीक के लिए हस्त संकेत कर रहा था। अचानक उसके पैरों के पास एक सफेद बादल प्रकट हुआ जिसने उसे गिरने से बचा लिया। उसकी नजरें इधर उधर घूमी। उसे एहसास हुआ कि अब वह सख्त बर्फ से घिरा हुआ है, मानो वे आईने के एक तरफ खड़े हों, और ऐसा लग रहा था कि नीचे जमीन से अभी भी काफी दूरी है। उसने उस बड़े से छेद को देखा जो उसके गिरने के बाद बना था। मंत्र पढ़कर बादल नीचे उतर आया। कुछ सांसें लेने के बाद उसने हल्की सी सिसकारी भरी। शिम्यू ने धीरे से जमीन पर कदम रखा और खुद को एक भूमिगत गुफा में पाया जो क्रिस्टल की दुनिया जैसी लग रही थी। सामने की जमीन नीचे की ओर झुकी हुई थी। कुछ बर्फ के पत्थर के खंभों के अलावा ये किसी और नई दुनिया की ओर जाने वाला एक अंतहीन रास्ता लग रहा था। आगे बढ़ने से पहले वह कुछ क्षण तक खड़ा रहा। परिणामस्वरूप वह जितना आगे बढ़ता गया उतना ही अधिक भयभीत होता गया। बर्फ से बने वातावरण में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। उसके सामने का रास्ता अंतहीन लग रहा था। हालांकि हर कदम के साथ हवा की ठंडक और भी तेज होती जा रही थी। एक ठंडी कड़वाहट उसके कोट में चुभ रही थी। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को गर्म रखने के लिए अपनी आंतरिक क्यूई को सक्रिय भी कर ले तो भी उसे ठंड से छींक आएगी। शिम्यू ने अपने दांत काटे और आगे बढ़ गया। आधे घंटे के बाद तापमान में प्रति मिनट गिरावट के अलावा चारों ओर सब कुछ स्थिर लग रहा था। इस समय तक कोट और उसकी आंतरिक क्यूई बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। शिम्यू ने ये देखा और अपनी दुर्दशा पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वह अपने प्रशिक्षण के मध्यवर्ती चरण में एक योद्धा था, फिर भी उसकी मृत्यु ठंड से हो सकती थी। हताशा में उसे अपने पीछे अपने ज्वलंत पंख फैलाने की इच्छा हुई ताकि वह ठंड से खुद को ढक सके और आगे की यात्रा जारी रख सके। 1 और 15 मिनट बाद जब बर्फ की एक दीवार ने उन्हें रोक लिया तो उनके कदम धीरे धीरे रुकने लगे। शिम्यू ने बर्फ की दीवार की ओर देखा और उसका चेहरा थोड़ा धुंधला था। स्वर्गीय मंडप द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चरमयीन आभा केवल बर्फीले प्रदेश में ही पाई जा सकती है और आमतौर पर उस क्षेत्र के गहरे तल में दिखाई देती है। केवल 7 पर्वत ही ऐसे थे जहां अत्यधिक ठंड थी और वह पहले ही अन्य 6 पर्वतों का अन्वेषण कर चुका था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अब वह आखिरी पहाड़ पर था और वह सबसे ठंडा था। वह इस समय जमीन के नीचे 10 मील से भी ज्यादा गहराई पर था, जो अब तक का उसका सबसे गहरा हिस्सा था। संभवतः यही वह जगह होगी जहां चरमयीन आभा का निवास था। हालांकि वह अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया था। शिम्यू ने आह भरी और अपने सामने बर्फ की दीवार को देखा। दीवार एकदम साफ थी, कम से कम 100 फीट ऊंची, बाएं दाएं अनंत तक फैली हुई। ऐसा लग रहा था मानो कभी खत्म ही न हो। डोंग डोंग। शिम्यू आगे बढ़ा और बर्फ की दीवार पर कई बार दस्तक दी। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसे अपनी हथेली पर ठंडक का एहसास हुआ। यहाँ का तापमान अविश्वसनीय रूप से कम था। एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला में उसकी दक्षता और 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला के पहले चरण को पूरा करने के कारण वह उस समय खुद को गर्म रख पा रहा था। अगर वह कोई निम्न श्रेणी का योद्धा होता तो कोट के साथ भी वह जमकर मर जाता। फिर भी जितनी अधिक देर तक वह रुकता उतनी ही अधिक क्यूई आभा की उसे कम तापमान से गर्म रहने के लिए आवश्यकता होती। कुछ पल अपने विचारों में मग्न रहने के बाद शिम्यू ने अपनी आत्मिक इंद्रिय को बर्फ की दीवार के भीतर खोजने के लिए मुक्त कर दिया। साथ ही उसकी दृष्टि बर्फ के क्रिस्टलों की परतों को भेदते हुए बर्फ की दीवार के अंदर छिपे सुरागों की तलाश में घुसने लगी। हालांकि उसकी दृष्टि अभी भी मजबूत बर्फ के भीतर थी, उसे चरमयीन आभा की कोई छाया नहीं मिल सकी। बेबसी के बादल में डूबे उसे तय करना था कि किस रास्ते पर जाए। फैसला लेने के बाद वह बर्फ की दीवार के किनारे किनारे चलते हुए आगे बढ़ता रहा। चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी खोज छोड़ने को तैयार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि वह लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। अचानक उसकी नज़र सामने एक गुफा पर पड़ी। बर्फ की दीवार सीधे उस गुफा में फैली हुई थी और एक तरफ से छेद के रूप में उसमें समा गई थी। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ उसे अचानक निराशा महसूस हुई। इस गुफा में कुछ भी नहीं था। सब कुछ वैसा ही लग रहा था, सिवाय तापमान में भारी गिरावट के। इतने ठंडे वातावरण में यिन आभा की प्रबलता की संभावना तो थी ही, हालांकि वातावरण उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठोर था। अगर कोई कोशिश भी करता तो उसके शरीर की आंतरिक ची और शारीरिक शक्ति लगातार क्षीण होती रहती, जो कोई पुनर्तः स्थायी समाधान नहीं था। जैसे ही शिम्यू ने बैठने और आराम करने की योजना बनाई, उसने अचानक एक हलचल महसूस की और ऐसा लगा जैसे उसने कुछ पा लिया है। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर आंखें खोलते ही तेजी से आगे बढ़ गया।
परिणामस्वरूप बर्फ की दीवार के सबसे गहरे हिस्से में एक हल्का सा उभार पाया गया, जो थोड़ा विशेष था। शी म्यू ने ये देखा और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गहरी खुशी झलक रही थी, जिसे वह दबा नहीं पा रहा था। उसने अनजाने में ही यह पता लगा लिया था कि उसके चारों ओर की ठंडी धाराएं किसी प्रकार के आकर्षण के कारण इस गुफा की ओर आ रही थीं, तथा अंततः इस विशिष्ट हल्की सी उभार की ओर एकत्रित हो रही थीं। शी म्यू ने तुरंत अपनी आत्मिक संवेदना को जगाया और उसकी आंखों की सुनहरी रोशनी एक बार फिर चमक उठी। ये रोशनी तुरंत बर्फ की दीवार के भीतर पहुंच गई, जहां हल्का सा उभार उभर आया था। उसके सामने की बर्फ की दीवार 10 फीट से अधिक मोटी थी, जो स्पष्ट रूप से उन पिछली बर्फ की दीवारों से अधिक मोटी थी जिन्हें उसने दोनों ओर देखा था। दृष्टि भीतर गई और शी म्यू ने देखा कि बर्फ की दीवार के बीचों बीच 10 से ज्यादा बारीक धाराएं बह रही थीं। ये लगभग पारदर्शी हवा जैसी थी, मानो किसी जीवित आत्मा सांप की तरह बह रही हो। इस प्रकार का प्रवाह देखकर उसके हृदय में अचानक एक अजीब सी अंतर्भावना जागृत हुई और वह प्रबल होती प्रतीत हुई। ये एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे राइम फीनिक्स के रक्तसार को देखकर हुआ था। ये स्रोत की गहराई से एक प्रबल इच्छा प्रतीत हो रही थी। हालांकि इस बार यह एहसास पहले से कहीं कमजोर था, अत्यंत हीन आभा। शी म्यू के दिल में उसे लगभग यकीन था कि यही वह चीज है जिसकी वह तलाश कर रहा था। हालांकि जब उन्होंने अपने विचार शांत किए तो वे अवाक रह गए। यहाँ बर्फ की दीवार न सिर्फ बेहद ठंडी थी, बल्कि मोटी भी थी। उसे तोड़कर उसकी चरम हीन आभा को वापस लाना पड़ता। ऐसा लगता था कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी। शी म्यू ने थोड़ा सोचा और एक टूथपिक के आकार का काला डंडा निकाला। हथियार के चारों ओर काली रोशनी की चमक में वह अचानक बड़ा होकर उसके हाथ में एक लंबी डंडी बन गया। यह कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग से होकर गुजरने वाली 18 सीढ़ियां थीं। चूंकि कर्मचारियों की गंध उल्कापिंड काले लोहे के साथ विलीन हो गई थी, इसलिए उसने चाकू जैसी कोई चीज बनाना शुरू कर दिया था, जो भंडारण रिंग में संग्रहित करने में असमर्थ था। सौभाग्य से इसका आकार व्यक्ति की पसंद पर आधारित था, इसलिए शी म्यू ने इसे छोटा कर दिया और अपने मुंह में रख लिया। शी म्यू के हाथ और डंडा एक साथ जुड़ गए जब वह बर्फ की दीवार से दूरी बनाने के लिए 2 कदम पीछे हट गया। गति पूरी होने के बाद शी म्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया, दोनों हाथों से छड़ी को पकड़ लिया और जोर से आगे की ओर पटक दिया। कयामत! बर्फ पर जोरदार धमाके की आवाज होने लगी और अनगिनत सफेद बर्फ के टुकड़े हर जगह बिखर गए। इच्छाधारी स्टील के डंडे के मजबूत कंपन के कारण वह टकराया और पीछे की ओर उड़ गया। शी म्यू ने डंडे को कसकर पकड़ लिया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपना शरीर स्थिर किया और भौहें चढ़ाकर उस टक्कर को देखा। विशाल बर्फ की दीवार के ऊपर एक बड़ी गोलाकार दीवार उभर आई जो मकड़ी जैसी दरार की तरह ढकी हुई थी। दरारें घनी लग रही थीं। असल में वे बर्फ की दीवार की सतह पर थीं और बर्फ की दीवार में गहराई तक नहीं पहुंची थीं। जाहिर है इस शक्तिशाली प्रहार से इस मोटी बर्फ की दीवार को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। शी म्यू ने गुफा के केंद्र की ओर देखा और उसके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी अचानक छोटी होकर पुनः टूथपिक के आकार की हो गई। हुला! शी म्यू के चारों ओर लिपटे 2 लाल अग्निपंख अचानक खुल गए और उसकी बाईं भुजा से सफेद लपटें निकलने लगीं। उसी समय उसकी भुजा पर लाल रंग का रूम भी उभर आया। पंखों से लिपटे बिना भी शी म्यू को जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। इसके विपरीत उसके शरीर में चारों तरफ गर्मी का प्रवाह हो रहा था, जिससे वह गर्म और मजबूत महसूस कर रहा था। शी म्यू के बाएं हाथ के ऊपर सफेद लौ के कारण आसपास का तापमान बहुत बढ़ गया था। तभी शी म्यू की नजर बर्फ की दीवार से गुजरी और उसने पाया कि दीवार में छिपी ठंडी हवा, जो उत्तेजित और सक्रिय लग रही थी, लगातार दीवार से टकरा रही थी। बर्फ की दीवार के भीतर से वह शी म्यू की ओर तेजी से दौड़ने को आतुर लग रही थी।